हेलो एस्पायरेंट्स, वेलकम टू अशोका आईएएस। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कशन करने जा रहे हैं 7th क्लास के एनसीईआरटी का तीसरा अध्याय, हमारी बदलती पृथ्वी। ठीक है, आपको जैसा कि पता ही होगा कि हम 6th क्लास के एनसीईआरटी पूर्णतः समाप्त कर ही चुके हैं और उसी कड़ी में 7th क्लास के एनसीईआरटी के भी 2 अध्याय समाप्त हो गए हैं, पहला और दूसरा। अगर आपने इससे पहले हमारे वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो आप इनको जा करके देख लीजिए, तो इसको समझने में, इस चैप्टर को समझने में आपको सहायता मिलेगी। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, अब क्या है यहाँ पे, स्थल मंडल क्या कह रहा है। 7th क्लास की एनसीईआरटी का तीसरा अध्याय है। आप अगर स्वयं से पढ़ रहे हो तो आप यहाँ पर देख सकते हो, 3rd अध्याय आप पढ़िए। और सबसे अच्छी बात यह है कि मैंने देखिए इसको यूपीएससी के सिलेबस और पीवाईक्यू से इसको ऐड करके ही पढ़ा है, बहुत लिंक करके पढ़ा है। मैंने स्वयं से जो है पीवाईक्यूज का एनालिसिस किया है, सिलेबस को लिंक किया है, तो ही यहाँ पर आकर के मैं पढ़ा रहा हूँ आपसे। ठीक है, तो सबसे बड़ी चीज़ ये है कि हमने जो है इसको पॉइंट ऑफ सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से ही पढ़ाया है, यह पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो आप देख सकते हैं इसको। और सबसे अच्छी चीज़ है कि ऐसी एनसीईआरटी जल्दी आपको मिलेगी नहीं, जिस तरह से मैं समझा रहा हूँ। अगर ऐसी मिलेगी तो बहुत ज़्यादा जो है आपसे पैसा लेकर के ही आपको बता सकता है कोई। तो मैंने सबसे बड़ी चीज़ ये है कि इसको पीवाईक्यू से ऐड कर रखा है, और पीवाईक्यू के जो क्वेश्चन है मैंने यहाँ पर लगा रखे हैं। अभी लेटेस्ट क्वेश्चन ही 2024 का इसमें लगा रखा है, 2024 का प्रश्न है, इसको आप पढ़ लीजिए। ये देखिए 7th क्लास की एनसीईआरटी से तो इसके आप अगर पढ़ोगे तो केवल ये वाला जो है स्टेटमेंट आपका मिल रहा है। मैंने जैसे पहले भी आपको बताया था कि एनसीईआरटी से छोटी क्लास की जो एनसीईआरटी 6 से लेकर के 8 तक की, 9 तक की एनसीईआरटी में आपको डायरेक्ट सवाल मिलेगा, लेकिन हो सकता है कि स्टेटमेंट मिल जाए। एक स्टेटमेंट ये है, इसी तरह से कोई एक स्टेटमेंट। तो उससे क्या होता है कि यहाँ पर अभी तो ये 1-2 सालों से ये जो पैटर्न नया आ गया है, इसमें थोड़ी सी दिक्कत होगी, लेकिन ऐसा नहीं है कि इस बार 2024 का जो पैटर्न रहा है इसमें कुछ ही प्रश्न ऐसे रहे जैसे ये दिख रहा है। ठीक है, तो आप जब इनको पढ़ोगे तो एनसीईआरटी से ये प्रश्न जो है बहुत हद तक आपको सॉल्व करने में सहायता मिलेगी। जैसे आपको एक स्टेटमेंट मिल गया तो अब आपको इसकी टेंशन नहीं है, आप इनको समझिए, इनको समझिए, इनको समझिए। ठीक, तो कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, स्टेटमेंट तक पहुंचने में एनसीईआरटी कहीं ना कहीं तो आपको सहायता दे ही देगी ना। तो बाकी आप जरूरी है कि पूरी जो है एनसीईआरटी पर ही निर्भर रहोगे, कुछ अपने तरफ से भी टेक्स्ट बुक पढ़ोगे जो इंपॉर्टेंट है, करंट अफेयर पढ़ोगे तो उससे भी तो मिल जाएगा। ठीक है, तो सीधे आते हैं हम अपने। अब देखिए मैंने बहुत सारे प्रश्न लगा रखे हैं यहाँ पे, जिनकी प्रैक्टिस अभी से आप पीटी की प्रैक्टिस ऐसे करते रहोगे तो आपको इतनी ज़्यादा सहायता मिलेगी। देखिए ये प्रश्न लगा रखे हैं, ये प्रश्न लगा रखे हैं। देखिए इतने प्रश्न कोई लगा करके आपको नहीं सॉल्व कराएगा, नहीं बताएगा। आप खुद देख लीजिए, और भी यूट्यूब में बहुत सारी क्लासेस पड़ी होंगी, आप उनका भी देख सकते हैं। देखिए मैंने मेंस के भी प्रश्न लगा रखे हैं। अब देखिए ये प्रश्न भले आपको करने के लिए मैंने अभी दिए भी नहीं है, केवल दिखाने के लिए दिए हैं कि ये प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो आप अगर इस तरह की जैसे ये भूस्खलन है तो अभी हम पढ़ेंगे भी, तो ये अगर जानते होगे तब तो कहीं तुम ये प्रश्न को हल कर पाओगे। इसी तरह मेंटल प्रॉब्लम, मैंने पिछली कक्षा में भी इस प्रश्न को लगाया था, प्लेट विवर्तन की। ये सब जब आप पहले पढ़ोगे तब तो आपको समझ में आएगा। तो ये प्रश्न केवल दिखाने के लिए मैंने लगा रखे, बाकी आपके प्रैक्टिस के लिए ये प्रश्न लगे हुए। अपवर्तन को परिभाषित करते हुए इसके प्रभाव की चर्चा करें। तो इसको आपको 100 शब्द में ही लिखना है, बहुत बड़ा तो नहीं, इसको 85 शब्द में लिखिए। ठीक है, इसी तरह से आप अक्षय, ठीक, इस तरह से अपवर्तन तो आपको दे ही दिया। ठीक है, फिर यहाँ पर बृहद क्षरण, ये ठीक है, इस तरह की ये शब्दावली की चर्चा। निक्षेपण, तो ये शब्दावली पे अगर 10-10 शब्द, 20-20 शब्द आप लिख लोगे तो ये सब को मिलाओगे तो 50-60 शब्द, 100 शब्द आपका तैयार हो गया। मेंस में इस तरह के प्रश्न आ गए तो बस आपके लिए मदद मिल जाएगी आपको। भाई छोटे छोटे से प्रयास से ही आप बड़े उत्तर लिख सकते हो। आप सोचोगे आज ही मैं 200 शब्दों का उत्तर लिखूं तो आपके पास शब्दावली नहीं होगी। ठीक है, तो शब्दावली ऐसे तैयार होती है, ये एनसीईआरटी तो तैयार कराएगी। जब आप पढ़ोगे तो शब्दावली आपके दिल दिमाग में बैठ जाएगी। अब मैं भी पढ़ाते वक्त अच्छे शब्दों का चयन करता हूँ तो वो शब्द आपको सहायता देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कह रहा है कि स्थल मंडल। अब देखिए स्थल मंडल अनेक प्लेटों में विभाजित है। ठीक, अनेक प्लेटों में विभाजित है जिन्हें स्थल मंडलीय प्लेट कहते हैं। अब देखिए आपको पता होना चाहिए कि स्थल मंडल क्या होता है, स्थल मंडल कहाँ होता है, क्रस्ट में होता है कि मेंटल में होता है। अब सबसे बड़ी चीज ये है कि मैंने पिछली कक्षा में भी बताया था, यहाँ पे फिर से बता देता हूँ आपको।
अब यहाँ पर मैंने देखिए ये आपको मुझे बताना पड़ेगा कि स्थल मंडल क्या है। ठीक है, स्थल मंडल। अब यहाँ पर देखिए, पहले मैंने जो है पृथ्वी की आंतरिक संरचना जो है पहले भी बताई थी, अभी मैं बता रहा हूँ कि पृथ्वी को हमने 3 भागों में बांट, पृथ्वी की सतह से अंदर की ओर जाओगे तो हमने इसको 3 भागों में बांटने का प्रयास किया है। क्रस्ट, मेंटल, कोर। ठीक, क्रस्ट, ये आपका क्रस्ट है, ये आपका क्रस्ट है, ये आपका मेंटल है, ये आपका कोर है। ठीक है, तो आपने इसको 3 भागों में बांटा। ठीक है, फिर इसको मैंने अलग अलग आसान तत्व में भी बांटा था। आसान तत्व, डिसकंटिन्यूटी मैंने बताई थी, डिसकंटिन्यूटी क्या होती है। ठीक है, तो ऐसे जैसे ये है, इसको मैंने जैसे क्रस्ट को 2 भागों में ही बांट कर देखोगे, जैसे ये क्रस्ट को 2 भागों में बांटोगे तो क्या हो जाएगा, ऊपरी क्रस्ट, निचली क्रस्ट। इसको 2 भागों में कौन बांट रहा है, कोनोरोड, आसान तत्व। फिर इसी तरह से मेंटल को, क्रस्ट को मेंटल से कौन विभाजित कर रहा है। ठीक है, इसी तरह से जैसे कि इसको मोहो क्रस्ट को, ये क्रस्ट है, ये आपका मेंटल है, मेंटल को 2 भागों में कौन बांट रहा है, मेंटल। यहां से लेते हैं मेंटल को 2 भागों में, तो क्रस्ट को पहले देखो, पहले क्रस्ट को 2 भागों में किसने बांटा, कोनोरोड डिसकंटिन्यूटी या कोनोरोड आसान तत्व। आसान तत्व मैंने बताया था कि 2 संक्रमण के क्षेत्र, जैसे एक गांव की संस्कृति की स्थिति ये है, एक गांव की ये है, तो दोनों की जहां पर मिलेगी तो वहां पर दोनों के आपको जो है संस्कृति यहाँ पर देखने को मिलेगी। एक गाँव की इधर भी, एक गाँव यहाँ, तो बीच का क्षेत्र क्या होता है, संक्रमण का क्षेत्र होता है। तो संक्रमण के क्षेत्र की वजह से हम आपको यहाँ डिसकंटिन्यूटी, कोनोरोड डिसकंटिन्यूटी किसको बता रहा है, क्रस्ट को बता रहा है। क्रस्ट को 2 भागों में बांटोगे तो कोनोरोड डिसकंटिन्यूटी मिलेगी। ठीक है, फिर क्रस्ट को मेंटल से कौन अलग कर रहा है, मोहो, MOHO, मोहो। ठीक है, फिर आपको मेंटल को, अपर मेंटल को निचले मेंटल से, ये हमने मेंटल को भी 2 भागों में बांटा, अपर मेंटल, ठीक, फिर लोअर मेंटल। इसको कौन अलग कर रहा है, रेपेटी। ठीक, फिर इसी तरह से कोर को भी 2 भागों में बांटा गया है, एक अपर आउटर कोर, फिर ये इनर कोर। ठीक, आउटर कोर की अवस्था कैसी है, तरल है, तरल अवस्था है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये मेंटल हो गया, ये कोर हो गया। तो मेंटल और कोर को कौन अलग कर रहा है, गुटेनबर्ग आसान तत्व, गुटेनबर्ग आसान तत्व। आसान तत्व का मतलब डिसकंटिन्यूटी। ठीक, फिर आउटर कोर को इनर कोर से कौन अलग कर रहा है, लेहमैन। ठीक है, अगर यहां पर कुछ समझ में ना आए तो आप बताइए। अब देखिए यहां पर क्या होता है, फिर से मैं इसको दूसरी स्लाइड ही ले लेता हूं यहां से मैं। अब क्या हो रहा है देखो, अब सेम वही चीज ये है। अब स्थल मंडल किसको कहते हैं, पहले तो स्थल मंडल समझना है ना एनसीईआरटी के लिए। तो क्या हो रहा है कि जैसे क्रस्ट, ये क्रस्ट हो गया, ये मेंटल हो गया, ये कोर हो गया। तो क्रस्ट को ही, ये क्रस्ट है आपका, ये मेंटल है। अब मेंटल को भी हमने 2 भागों में बांटा। ठीक है, अपर मेंटल, लोअर मेंटल। अपर मेंटल, ये आपका अपर मेंटल हो गया, ये आपका लोअर मेंटल हो गया। ठीक, अब अपर मेंटल को भी हमने 2 भागों में बांटा। अपर मेंटल को भी हमने 2 भागों में बांटा। अपर मेंटल की ऊपरी परत, ये अपर मेंटल की ऊपरी परत हो गई। ठीक, ये लोअर मेंटल की, सॉरी, ये अपर मेंटल की निचली परत हो गई। ठीक है, अब क्या हो रहा है, क्रस्ट वाला भाग कहां तक है, तो ये आपका जो है, ये
ये मेंटल, ऊपरी मेंटल का ऊपरी परत, अब प्लस क्रस्ट, ये वाला क्षेत्र तुम्हारा ये पूरा किस में आएगा, क्रस्ट में आएगा, ठीक है। इसी को स्थल मंडल कहते हैं, स्थल मंडल, ठीक, लिथोस्फीयर, ठीक। फिर आपका जो है निचला मंडल ये है, ये आपका निचला मंडल है। निचला मंडल को हम दुर्बल मंडल कहते हैं, इसको हम क्या कहेंगे, निचले मंडल को, ये आपका दुर्बल मंडल, एस्थनोस्फीयर, ठीक। ये आपका समझ में आपको यहां तक आ गया होगा। ठीक है, दुर्बल मंडल। फिर इसके बाद आपका लोअर मंडल, लोअर मंडल इसको हम मध्य मंडल बोलते हैं, मतलब, ठीक। और ये आपका केंद्र मंडल हो गया। अब क्या होता है इसको कि जो आपका स्थल मंडल है वो आपके दुर्बल मंडल जो है थोड़ी सी तरल अवस्था में है। तो तरल अवस्था, एक तो आपका जो आउटर कोर वो तो आपका तरल अवस्था में ही है, जैसे आप सतह से अंदर की ओर जाओगे तो आउटर कोर आपको तरल अवस्था में मिलेगा। ये आपका आउटर, इनर कोर हो गया, ये आउटर कोर, ये आपको तरल, ये आप सतह से, ये सतह से आप 2900 किलोमीटर की दूरी पर जाओगे तो 2900 किलोमीटर पर एक आपको ये सीमा मिलेगी, ये आपको गुटनबर्ग है। गुटनबर्ग जैसे आप क्रॉस करोगे तो गुटनबर्ग से लेमैन अशांत तक का ये क्षेत्र आपको तरल अवस्था में मिलेगा। लेकिन यहाँ दुर्बल मंडल जो है, ये एक दुर्बल मंडल है, ऊपरी मंडल का निचले परत, ये आपको तरल अवस्था में थोड़ा सा मिलेगा। तरल अवस्था के कारण जो प्लेटें हैं हमारे पास 7 प्लेटें हैं, जो अमेरिकन अर्थ साइंस के अनुसार, अमेरिकन अर्थ साइंस के अनुसार 7 प्लेटें बताई गई हैं, ठीक है, 7 प्लेटें। उन 7 प्लेटों में एक तो आपकी नॉर्थ अमेरिकन प्लेट है, ठीक, फिर साउथ अमेरिकन प्लेट, फिर आपकी यूरेशियन प्लेट, फिर आपकी अफ्रीकन प्लेट, फिर उसके बाद आपकी इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, ठीक। कैसे 5 होगी, नॉर्थ, साउथ, यूरेशियन, अफ्रीकन, ये आपकी 5, और एक आपकी पैसिफिक हो गई, प्रशांत महासागरीय प्लेट, और एक आपकी अंटार्कटिका प्लेट, ठीक। तो इस तरह से 7 मुख्य प्लेटें हैं, मेन प्लेटें, जो बड़ी, सबसे बड़ी प्लेटें हैं। फिर उसके बाद 200 के आसपास जो है छोटी प्लेटें, जिसमें से कुछ के उदाहरण मैं बता देता हूँ, जैसे नजका प्लेट, नजका प्लेट, कॉकस प्लेट, ये आपको अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका में दिखेंगे। फिर इंडियन प्लेट, आप इंडियन प्लेट के बारे में पढ़ते हो, हिमालय वगैरह जब पढ़ोगे तो इसकी चर्चा मिलेगी। फिलीपींस प्लेट, ठीक। इस तरह से 200 के आसपास छोटी प्लेटें। फिर ऐसे हजारों की संख्या में बहुत सारी प्लेटें ऐसी हैं जो क्या हैं, उनकी चर्चा, उनको साइंस में हमें ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, केवल हमें 7 ही प्लेट पढ़नी है, 200 प्लेटें भी नहीं पढ़नी कि अब आप एक एक प्लेट को एक्स्ट्रा पढ़ते चले जा रहे हो, उसका कोई महत्व नहीं होगा, ठीक है। तो यही इंपॉर्टेंस हमें देखना है, ठीक। तो यहाँ तक हमने इसको पढ़ लिया, फिर आगे हम देखते हैं। अब देखिए ये क्या कह रहा है, स्थल मंडल। स्थल मंडल अनेक प्लेटों में विभाजित है, पता ही होगा आपको, बताया ही मैंने, अनेक प्लेटों में विभाजित, 7 प्लेटें मैंने बताई, अनेक प्लेटें, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, यूरेशियन, इस तरह से, ठीक है। ऐसे 200 प्लेटें और 1000 प्लेटें और इस तरह से बहुत सारी प्लेटें छोटी छोटी करके, जिन्हें स्थल मंडलीय प्लेट कहते हैं। बिल्कुल सही बात। यहाँ तक आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि प्लेट हमेशा धीमी गति से चारों तरफ घूमती रहती है। मैंने बताया कि दुर्बल मंडल में क्या है, दुर्बल मंडल है, इसके ऊपर प्लेटें ऐसे छोटी छोटी, ये क्या रहा है, ऐसे 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 ऐसे। पृथ्वी भी तो गति कर रही है, पश्चिम से पूर्व, पश्चिम से पूर्व पृथ्वी क्या कर रही है, गति कर रही है, उसके कारण भी इसका प्रभाव पड़ता होगा कहीं ना कहीं, ठीक है। कि प्रत्येक कुछ के, हाँ, घूमती रहती है, प्रत्येक वर्ष केवल कुछ मिलीमीटर के लगभग ऐसा होता है। पृथ्वी के अंदर पिघले हुए मैग्मा, आपको बताइए मैग्मा क्या होता है, जैसे ये आपकी प्लेट के अंदर यहाँ पर मैग्मा है, गर्म गलित पदार्थ, ये बाहर की ओर आता है, ठीक है। तो ये बाहर की ओर आता है तो कभी कभी क्या होता है कि एक तो ऊपर की सतहों को तोड़ते हुए बाहर आ जाएगा,
ठीक है, तो बाहर आ गया तो ये लावा कहलाएगा। ये प्रक्रिया क्या कहलाती है? ज्वालामुखी प्रक्रिया कहलाती है। अगर ये मैग्मा क्या हुआ, गर्म गलित मैग्मा अंदर ही रहा तो ये क्या होता है, घूमता रहता है, ऐसे ऊपर आएगा इस तरह से घूम के यहाँ फिर आ जाएगा, फिर ऐसे, तो ये एक चक्र है। ठीक है, तो होने वाली गति के कारण ऐसा होता है। पृथ्वी के अंदर पिघली हुई मैग्मा में होने वाली पिघले हुआ जो मैग्मा है ना, उसके कारण भी ऐसा होता है। भाई मैग्मा इधर उधर जाएगा क्योंकि उसी पर प्लेट तैर रही है, तो सीधी सी बात है ऐसा होगा। तो क्या कह रहा है, पृथ्वी के अंदर पिघला हुआ मैग्मा एक वृत्तीय रूप में घूमता रहता है, जैसा कि क्रियाकलाप में दिखाएगा। क्रियाकलाप आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, ये देखिए। ठीक है, ये क्रियाकलाप दिया हुआ है। ये कुल मिला के इसमें जो है ये बताने का प्रयास किया गया है। इसको यहाँ पे बता देता हूँ। जैसे ये आपका एक बॉल है, इस पे पानी भरा हुआ है। ठीक, आपने क्या किया कि एक कागज की छोटी सी पुर्ची ली, उसको गुलमेट करके इसमें डाल दिया, उसमें कलर कर दिया ब्राउन कलर, ब्लू कलर। ठीक है, अब नीचे से क्या लगा दिया, आग लगा दी। इसको जो है स्टोव में रख दिया और चूल्हा जला दिया। फिर इसके बाद क्या होगा, ये पानी जैसे से गर्म होगा। तो गर्म क्या होता है कि आपको पता होगा कि जो लो प्रेशर होता है, हाई प्रेशर उसकी जगह पर आ जाता है। तो ये जैसे गर्म होगा तो यहाँ का वाटर क्या होगा, गर्म होगा। गर्म पदार्थ है तो ऊपर जाएगा और ऊपर का जो ठंडा पानी है वो नीचे जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ऐसे ये घूमता रहता। तो ये गोली जो आपने बनाई है, ये गोली क्या होगी, घूमती रहेगी ऐसे। तो ऐसे मैग्मा भी होता है, वो भी ऐसे वृत्तीय आकार में घूमता रहता है, कभी इधर से इधर, कभी इधर से इधर। ठीक है, तो ये मैंने आपको वो जो क्रियाकलाप दिया है वो उसके बारे में बताया। आप चाहो तो इसको अलग से भी पढ़ सकते हो। ठीक है, मैंने ये सारी चीज़ें स्थलमंडल बता दिया कि स्थलमंडल प्लेटें जो हैं कैसे गति करती हैं। फिर ठीक है, अब प्लेटों के बारे में देखिए, ये क्या होती है कि प्लेटें जो होती हैं, यहाँ मैं बता देता हूँ। जैसे ये प्लेट है, तो एक महासागरीय प्लेट सबसे बड़ी है। सॉरी, जो प्रशांत महासागरीय प्लेट है वो ऐसी प्लेट है जो केवल महासागरीय प्लेटों से बनी हुई है। ठीक है, जैसे कि ये प्लेट है, ये पूरी प्लेट केवल प्रशांत महासागर की, तो ऐसी एक केवल प्लेट है जो केवल महासागरीय प्लेटों से बनी हुई है। बाकी जितनी भी प्लेटें बनी हैं वो महासागरीय और महाद्वीपीय प्लेट से मिली। ये महाद्वीपीय पार्ट हो गया, ये आपका महासागरीय प्लेट भाग हो गया। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये एक प्लेट महासागरीय, एक ही प्लेट में दोनों भाग है, महाद्वीप भी है महासागर भी है। ठीक है, लेकिन प्रशांत महासागरीय प्लेट ऐसी जो केवल महासागरीय प्लेट है, इसमें केवल प्रशांत महासागर का ही भाग है। ठीक है, तो हम इसको, अब क्या होता है कि जैसे ये मान लो ये एक प्लेट ये हो गई, एक प्लेट ये हो गई, तो क्या होता है कि दोनों संपीड़न बल के कारण दोनों एक दूसरे के पास आते हैं। तो होता क्या है कि जैसे जिस प्लेट की डेंसिटी ज़्यादा हुई, डेंसिटी का मतलब उसमें निकिल फेरस, जैसे मैंने अभी बताया ना कि पृथ्वी इस पार्ट में है इस तरह से, तो जो क्रस्ट मेंटल कोर, तो क्रस्ट का जो भाग होता है वो पिछली कक्षा में मैंने बताया सियाल से बना हुआ है, सिलिका प्लस एल्युमिनियम। सिलिका जो होता है वो एसिडिक प्रकार का होता है। ठीक है, तो ये हल्का होता है। और जो आपका फेरस है, निकिल है, मैग्नीशियम है, ये क्या होते हैं कि ये भारी तत्व होते हैं। तो जिन प्लेटों में इनकी अधिकता होगी, फेरस, निकिल और मैग्नीशियम इस तरह की, तो वो क्या होगी, भारी होगी। तो महासागरीय प्लेट क्या होती है, बेसाल्ट की बनी होती है, तो उसमें क्या होगा कि वो भारी होगी। और जो महाद्वीपीय प्लेट होती है वो कैसी होती है, हल्की होती है, क्योंकि उसमें सिलिका की मात्रा ज़्यादा होती है, लेकिन विस्फोटक ज़्यादा होता है क्योंकि ठोस होती है, तो वो विस्फोट। अब क्या होता है कि जब ये दोनों संपीड़न बल के कारण क्या होता है, एक दूसरे से टकराते हैं। टकराने के कारण क्या होता है, जो भारी होती है वो हल्की के नीचे प्रवेश कर जाती है, तो इसका क्या हो जाएगा, छेपड़ हो जाएगा। जैसे ये छेपड़ होगा तो अंदर जाकर के क्या होगा, मैग्मा जो होगा पृथ्वी के अंदर, जैसे ये है पृथ्वी, तो यहाँ पर आएगी, जैसे अंदर घुसी तो क्या हो जाएगा, गर्म गलित पदार्थ इसका पिघल जाएगा। जैसे पिघलेगा तो ये, जैसे प्रेशर इसका कम हुआ और टेम्परेचर ज़्यादा हुआ, प्रेशर कम हुआ, टेम्परेचर ज़्यादा होगी, तो ये महाद्वीपीय सतह को तोड़ते हुए बाहर आएगा, तो यहाँ पर ज्वालामुखी क्रिया होगी, भूकंप के साथ ज्वालामुखी क्रिया होगी। तो ऐसे उदाहरण आपको एंडीज पर्वत, रॉकी पर्वत में आपको देखने को मिल जाएंगे। एंडीज और रॉकी पर्वत जो आपको उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका में है, वो आपको देखने को मिल जाएंगे।
आपने देखा ही होगा, ठीक है। ये प्रशांत महासागरीय मान लो प्लेट है ये, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ये घटना देखने को मिलेगी इस जगह पे। अब यहाँ पर मैंने मैप बहुत अच्छा तो मुझसे नहीं बनता, तो ऐसी घटना, क्योंकि ये महाद्वीपीय प्लेट है, ये भी महाद्वीपीय प्लेट है। अब ये प्रशांत महासागरीय प्लेट है, तो दोनों आपस में टकराएंगे तो जो भारी प्लेट है वो अंदर घुस जाएगी, उसका क्षेपण हो जाएगा। जैसे ही इसका क्षेपण होगा तो ये क्या होगा, टकरा करके क्या होगा, अंदर गर्म गलित पदार्थ मेल्ट हो जाएगा, पिघल जाएगा। और पिघलने के बाद क्या होगा, उसका प्रेशर कम होगा और टेम्परेचर अधिक होगा, तो वो सतह की परतों को तोड़ते हुए बाहर आएगा। तो यहाँ पर एंडीज और रॉकी जैसी पर्वत श्रृंखला आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। तो यहाँ तक मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आता तो आप कमेंट करिए, मैं उसको बताने का प्रयास करूँगा, ठीक है। अब क्या होता है कि ये मैंने बता ही दिया ये आपको। अब क्या होता है, विभिन्न बलों के कारण पृथ्वी की गति। अब देखो, पृथ्वी की गति जो है इसको हम संचलन कहते हैं। पृथ्वी की गति जो गति करेगी तो उसको हम संचलन, चलन हो रहा है उसका। संचलन क्यों होगा, कोई फोर्स लग रहा होगा तभी तो होगा। आपको मैंने जो है धक्का दिया तो आप एक स्थान से दूसरे स्थान आ गए। मान लो यहाँ पर आप खड़े हैं, ठीक है, यहाँ पर मैं खड़ा हूँ, यहाँ पर पीछे से किसी ने आपको धक्का दिया तो आप उठ करके यहाँ आ गए, मुझे क्रॉस करते हुए यहाँ खड़े हो गए, ठीक। अब मैंने कहा कि यार तुम यहाँ से गायब हो गए, यहाँ आ गए, तो ये क्यों हुआ, तो कोई फोर्स पीछे से काम किया ना। तो ऐसे पृथ्वी में भी फोर्स कोई लग रहा है, जो फोर्स लग रहा है वो एक स्थान से दूसरे स्थान आपको परिवर्तित कर रहा है। तो इसी तरह पृथ्वी में भी हो रहा है। तो ये गति हो रही है, तो इसका कारण क्या, बल, फोर्स, ठीक। तो अगर वो फोर्स अंदर लग रहा है तो उसको अंतर्जनित फोर्स बोलेंगे, एंडोजेनिक फोर्स बोलेंगे। अगर बाहर की तरफ से लग रहा है तो इसको एक्सोजेनिक फोर्स बोलेंगे, ठीक, ठीक है। अब अंदर लग रहा है तो अंदर भी दो तरह के फोर्स हो गए। आकस्मिक संचलन, जिसको अंदर लग रहा है, अचानक तीव्र गति से संचलन हुआ, तेज गति से अचानक हुआ तो उसको आकस्मिक संचलन बोलेंगे। और अगर धीमी गति से हो रहा है तो पटल विरूपण संचलन होगा। तीव्र गति से होगा तो तुरंत हो जाएगा, मतलब जल्दी हो जाएगा, जिसका अल्पकालिक प्रभाव देखने को मिलेगा। तुरंत भूकंप आया, धरती फट गई, आप अंदर चले गए ठीक है, मैं भी अंदर चला गया, ठीक है, इसी तरह से। और पटल विरूपण संचलन में क्या हुआ कि धीरे धीरे परिवर्तन हो रहा है। तो धीरे धीरे परिवर्तन एक दिन में नहीं होता, दीर्घकालिक परिवर्तन होगा इसका। पटल विरूपण संचलन का क्या होगा, दीर्घकालिक परिवर्तन होगा, ठीक। इसके लिए मैंने जो है दूसरा डायग्राम बना रखा है, ये यहाँ पर मैं इसको समझाता हूँ, ठीक है। अब देखो ये संचलन है, पेन थोड़ा सा और मैं थिक ले लेता हूँ तो और आपको स्पष्ट समझ में आएगा। अब देखो, सॉरी, अब क्या हो रहा है कि भू संचलन, ठीक है। भू संचलन को हमने अंदर लग रहा है, संचलित जो पृथ्वी की गति हो रही है, तो उसका कारण क्या है, फोर्स में क्या हो रहा है, भू का मतलब पृथ्वी का संचलन हो रहा है। संचलन क्या कैसे हो रहा है, अंतर्जात बल के कारण हो रहा है या बहिर्जात बल के कारण हो रहा है। तो अगर बाहर की तरफ लग रहा है, जैसे ये पर्वत है, ये पठार है, ये मैदान है, ये महासागरीय भाग है, तो यहाँ पर अगर रूप में परिवर्तन दिख रहा है बाह्य कारकों के प्रभाव से तो इसको बहिर्जनित संचलन बोलेंगे, ठीक है। अगर यहाँ पर पृथ्वी के अंदर हो रहा है, जैसे ये पृथ्वी का भाग है और इसके अंतर्गत हो रहा है, यहाँ हो रहा है, तो इसको हम अंतर्जात बल के कारण बोलेंगे। अब एक चीज मैं यहाँ बता दूं, अगर किसी विद्यार्थी को ये लगता है कि बहुत मैं धीमे पढ़ा रहा हूँ, तो मैं बिगनर्स को ध्यान में रखकर पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि वहाँ पर आप भी हैं और जो शुरू में विद्यार्थी अभी 12th करके ग्रेजुएशन कर रहे हैं, साथ में सीख रहे हैं, तो उनके लिए भी। तो आप स्पीड को 2.5 में लगा करके भी देख सकते हैं, ठीक है। तो भू संचलन, इसको मैंने दो भाग में बांटा, अंतर्जात बल के कारण संचलन, बहिर्जात बल के कारण संचलन। अंतर्जात बल के कारण क्या हो रहा है कि एक तो कम तीव्रता का संचलन हो रहा है। अंतर्जात बल में अगर तीव्र गति से संचलन हो रहा है, तो तीव्र गति से हो रहा है तो अधिक तीव्रता उसकी है, तो क्या करेगा संचलन, तीव्र गति से है तो आकस्मिक संचलन होगा, उसमें भूकंप, ज्वालामुखी, भूस्खलन। तीव्र गति से संचलन का मतलब क्या हुआ कि अचानक धरती फटी, भूकंप आया, अचानक धरती फटी, हम और आप पृथ्वी में समा गए, तो ये तीव्र गति से संचलन हुआ। ज्वालामुखी घटना हुई, अचानक ज्वालामुखी विस्फोट हो गया, उसमें हम जल के राख हो गए, ठीक है।
भूस्खलन क्या हुआ, पहाड़ों से पर्वतों से क्या होगी, भूमि स्खलित हो गई। ठीक है, इस तरह से। पटल विरूपण संचलन में क्या होता है कि पटल विरूपण संचलन में पटल का मतलब क्या होता है, क्रस्ट का निर्माण हो रहा होता है पृथ्वी। अब मान लो ये जैसे सतह है, ये पर्वत है, ये पठार है, ये मैदान है, ये महासागरीय भाग है। अब क्या हो रहा है कि इनका जो पठार पर्वत, ये एक दिन की कल्पना नहीं है, ये हजारों करोड़ों साल से हो रही, धीरे धीरे हो रही। पर्वत हिमालय आज भी बोलते हैं कि कुछ मिलीमीटर की गति से बढ़ रहा है। तो ये क्यों हो रहा है, ये सीधी सी बात है कि कोई एक आज जो संरचना हमको आज दिख रही है वो तुरंत की थोड़ी है कि जैसे कि आकस्मिक संचलन हुआ तुरंत बन गई स्ट्रक्चर। तो ऐसा नहीं है, ये तीव्र मतलब कि कभी अल्पकालिक नहीं है, ये दीर्घकालिक परिवर्तन आपको दिख रहा है। तो ये पटल विरूपण संचलन दीर्घकालिक है। इसका मतलब जो कम तीव्रता वाला है संचलन, उसको तीव्र जो है दीर्घकालिक परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा, आज देखने को मिलेगा, करोड़ों वर्ष बाद देखने को मिलेगा। आकस्मिक संचलन आपको तुरंत देखने को मिल जाएगा। तो ये अल्पकालिक इसको बोलेंगे, अल्पकालिक। ठीक, तो इसमें जो पटल विरूपण संचलन, इसमें 3 तरह के संचलन होते हैं। एक विवर्तनिकी संचलन, टेक्टोनिक मूवमेंट, फिर आपका समस्थैतिक संचलन, फिर आपका सुस्थैतिक संचलन। मैं इसको पहले से इसको फिर से अलग से डायग्राम नीचे लिया है, उससे बताने का प्रयास करता हूं। इसमें भी क्या हो रहा है कि विवर्तनिकी संचलन में हमने 2 भागों में बांटा इसको, महादेशजनक संचलन और पर्वत निर्माणकारी संचलन। महादेशजनक संचलन में क्या हो रहा है, ऊर्ध्वाधर दिशा में परिवर्तन हो रहा है। जैसे ये ऊपर उठ गया, नीचे धंस गया। ठीक है, इसको मैं अलग से बताता हूँ। अब देखो, इसको महादेश संचलन में क्या हो रहा है कि ऊर्ध्वाधर दिशा में, जैसे कि यकायक कोई पार्ट पठार बन गया, पर्वत बन गया, तो ये क्या हो रहा है, ऊर्ध्वाधर दिशा में संचलन हो रहा है। ठीक है, और अगर ये नीचे धंस जाता है तो नीचे ही हो रहा है, तो ऊपर नीचे इस तरह की घटना हो रही, तो ये कहाँ देखने को मिलेगा आपको, महादेशजनक संचलन में। अब पर्वतों में क्या होता है, ऐसे भी बन रहा है, टेढ़ा भी बन रहा है, सीधा भी बन रहा है, इस तरह की संरचना, वलन जैसी संरचना, ये ठीक है। तो ये संचलन आपको कहाँ, पर्वत निर्माणकारी संचलन में। ये आपकी क्षैतिज संचलन होता है, इसको क्षैतिज बोलते हैं। ठीक है, तो महाद्वीप में आपको 2 घटनाएं देखने को मिलेगी, उत्थान और अवतरण की क्रिया देख लेगी। महासागर में क्या आपको निर्गमन और निमज्जन की क्रिया। इसको मैं अच्छे से समझाता हूँ। अब देखो, ये क्या होता है, महाद्वीपीय भाग में मैदान है। ठीक है, ये आपका महासागरीय भाग है। ठीक है, अब क्या हो रहा है, ये जो महासागर, ये महाद्वीप है, ये आपका महासागर है। मैंने 6 क्लास की एनसीईआरटी में पर्वत, पठार, मैदान ये सब अच्छे से एक्सप्लेन किया है। तो ये जो भाग होता है महाद्वीप और महासागर का, ये भाग क्या होता है, तटीय भाग होता है। ठीक है, ये भाग क्या होता है, तटीय भाग होता है। और जो तटीय भाग जलमग्न हो जाता है, महासागरीय जल से जलमग्न हो गया, उसको हम क्या कहते हैं, महासागरीय या महाद्वीपीय मग्न तट बोलते हैं, मग्न तट। अब यहाँ पर इसी का काम है मग्न तट का, इसलिए मैंने इसको समझाया। ठीक है, अब क्या होता है कि ये जैसे भाग है, अब क्या हो रहा है कि महादेशजनक संचलन के अंतर्गत पृथ्वी की सतह पर उत्थान की प्रक्रिया के द्वारा जो आकृति बनती है, जैसे उत्थान हो गया, ये भाग ऊपर उठ गया, तो ये क्या हो गया, महाद्वीपीय पठार का निर्माण हो गया। उत्थान की प्रक्रिया हो रही ना, उत्थान की प्रक्रिया हो रही। ये कहाँ पर हो, महाद्वीपीय सतह पर महादेशजनक संचलन के अंतर्गत ऊर्ध्वाधर दिशा में होने वाले परिवर्तन को, जो है उत्थान की प्रक्रिया के द्वारा होने वाले परिवर्तन को महादेशजनक संचलन कहते हैं। ठीक है, तो एक महादेशजनक संचलन के अंदर महाद्वीपीय पठार का निर्माण हो गया, ये पठार बन गया ना। अब क्या कह रहा है, अब यही उत्थान ऊर्ध्वाधर दिशा में जब ये महासागरों में होगा, यहाँ पर ये तट है, महासागरीय तट, अभी तट मैंने समझाया। अब ये क्या हो रहा है कि तट जो है महासागरीय मग्न तट है, पानी से, जल से ढका हुआ है। जब ऊपर की ओर उड़ जाता है, तो ये जैसे उठेगा तो यहाँ पर मग्न तट बाहर आ गया, जब बाहर आ गया तो ये तट बन जाएगा, तो यहाँ पर महासागरीय तट का निर्माण हो गया। ठीक, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, निर्गमन की क्रिया हो रही है, निर्गमन इमर्जेंस हो रहा है, इमर्ज हो रहा है ना, कोई पार्ट नीचे था ऊपर आ गया। तो ये क्या है, उत्थान की प्रक्रिया आपको महाद्वीप में दिखेगी। अब सेम यही उत्थान की प्रक्रिया अगर आपको महासागर में दिख रही है तो उसको हम निर्गमन बोलेंगे। ठीक, ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। अब यहाँ पर मैं समझाता हूँ, इसको यहाँ से हटा देता हूँ। ठीक है, अवतलन। अब ये देखिए, ये भाग है। अब क्या हो रहा है कि महादेशजनक संचलन के अंतर्गत अवतलन की प्रक्रिया के द्वारा कोई पृथ्वी की सतह का
कोई भाग आसपास की सतह से नीचे की ओर धंस जाता है, तो यहाँ पर क्या होगा, महासागरीय महाद्वीपीय बेसिन का निर्माण होगा। बेसिन, गड्ढे को ही तो बेसिन बोलते हैं। आप रोड में चल रहे हो, कोई गड्ढा दिख गया तो उसको हम बेसिन कह सकते हैं। बेसिन जैसी आकृति आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। महासागरों में भी तो देखिए, जैसे कि उत्तरी अमेरिकी प्लेट, दक्षिणी अमेरिकी प्लेट, यूरेशियन प्लेट, अफ्रीकन प्लेट। अभी बीच में ये क्या हो गया, अटलांटिक महासागर। ये क्या हो गया, अगर यहाँ से पानी हटा दें तो ये गड्ढा ही तो दिखेगा, तो ये बेसिन ही तो है। तो ऐसे नदियों में भी बेसिन आपको देखने को मिलता है। तो यहाँ पर भी अवतलन की प्रक्रिया के द्वारा क्या हो रहा है, महाद्वीप पर महाद्वीपीय बेसिन का निर्माण हो रहा है। अब यहाँ पर ये जो तट था, तट, ठीक है, महाद्वीपीय तट, महासागरीय तट। अब ये तट क्या हो गया, निमज्जन की प्रक्रिया के द्वारा नीचे की ओर धंस जाता है। धंसने के बाद यहाँ पर कौन सी आकृति, यहाँ पर पानी, आसपास का जो पानी इसमें आ जाएगा, तो ये तटीय भाग मग्न तट में तब्दील हो जाएगा, ठीक है। वहां पर क्या हो रहा था, निर्गमन के कारण क्या हो रहा था, ये ऊपर उठ जा रहा था। ऊपर उठने के कारण क्या हो रहा था, ये मग्न तट वाला भाग तट में तब्दील हो जा रहा था। मग्न तट का भाग तट में बन जा रहा था, तट। और यहाँ पर क्या हो रहा है, उत्थान की प्रक्रिया के द्वारा ये भाग ऊपर उठ जा रहा था, तो महासागरीय या महाद्वीपीय पठार का निर्माण हो जा रहा था, ठीक है। तो ये मेरे हिसाब से आपको पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। अब पर्वत निर्माणकारी संचलन में क्या होता है, ये क्षैतिज दिशा में संचलन होता है। यहाँ पर क्या हो रहा था कि ऊपर उठ रही थी, नीचे धंस रही थी, ऊपर उठ रही थी, नीचे धंस रही थी। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, क्षैतिज संचलन हो रहा है। अब क्या हो रहा है, संपीड़न बल के कारण। अब जैसे देखिए, दो प्लेटें हैं, एक प्लेट ये, एक प्लेट ये। अब क्या हो रहा है, दोनों की तरफ से फोर्स लग रहा है, तो संपीड़न बल लग रहा है ना आपस में। जैसे ही ये बल लगा टकरा करके, तो ये क्या होगी, इसे फोल्ड में तब्दील हो जाएगी, तो वलन जैसी, तो पर्वत जैसी संचलन क्रिया निर्मित हो गई ना। इसी के लिए इसको कहते हैं पर्वत निर्माणकारी संचलन। तनावमूलक बल में क्या होता है कि दो प्लेटें हैं, ठीक है, ये एक प्लेट ये, एक प्लेट ये। तनाव हुआ दोनों में, जैसे मैंने पिछली कक्षा में बताया कि तनाव में पहले चटकन होगा, फिर दरार पड़ेगी, फिर फॉल्ट हो जाएगा। ये फॉल्ट में क्या होगा, दोनों एक दूसरे से अलग होंगे। अब क्या हो रहा है कि फॉल्ट दोनों एक दूसरे से अलग कैसे होंगे, तनावमूलक बल के कारण। अब विपरीत दिशा में लगने वाला बल, ठीक है, वही तो तनावमूलक बल है। तो इसमें क्या हो रहा है, पर्वत निर्माणकारी संचलन कब होता है, जैसे मैंने अभी बताया था कि महासागरीय और महाद्वीपीय प्लेट आपस से दूर चली गई, तो क्या होगा, अंदर का गर्म गलित पदार्थ ऊपर आएगा, तो यहाँ पर क्या होगा, सागर नितर प्रसरण, अभी आगे मैं पढ़ाऊंगा जब कभी, तो ये क्या होगा, अंदर का मैग्मा बाहर आकर के ऐसे परतों में निक्षेपित होंगे। सागर की नए नए जो है स्थल स्वरूप बनने लगेंगे। तो ऐसे जो है, तो ये क्या होगा, नई नई सागर नितल प्रसरण हो रहा है, तो ये नई आकृति बन रही है। तो ये निर्माण कर रहा है ना किसी चीज का, इसलिए इसका निर्माणकारी संचलन है। पर्वत लिख दिया है, तो पर्वत निर्माणकारी तो केवल पर्वत ही नहीं बनते, स्थल खंड भी और अंदर से भी बहुत सारी अवस्थाएं बनती, ठीक है। तो यहाँ तक मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा। फिर पीछे चलते हैं, अब बहिर्जनित संचलन के बारे में पढ़ लेते हैं। बहिर्जनित संचलन के कारण, अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा था, अंतर्जनित कारकों के कारण हो रहा था। यहाँ पर क्या हो रहा है, बाह्यजनित संचलन के कारण। बाह्य कारकों के प्रभाव से पृथ्वी की सतह पर होने वाले परिवर्तन को क्या कहते हैं, बहिर्जनित संचलन कहते हैं, ठीक है। होने वाले परिवर्तन से क्या होता है, तीन क्रियाएं होती हैं, अपक्षयण, अपर्दन, बृहक्षण। अब इसको मैं एक अलग स्लाइड में विस्तार से बताता हूं आपको। अब देखिए, बहिर्जनित संचलन के कारण क्या होता है कि जैसे कि ये मान लो, ये पर्वत है, ये पठार है, ये मैदान है, ये आपका तटीय मैदान है, ये आपका महासागर है, ठीक है। अब क्या हो रहा है कि ये पर्वत में, यहाँ पर, यह पठार में, इस जगह पर, यह मैदान में, ऊपर की सतह जो होती है, ऊपर की सतह, ऊपर का जो परपटी है, ऊपर की सतह है, इसका जो है विघटन और वियोजन हो जाता है। किसके कारण, मौसम में, जैसे कि बहुत ज्यादा बारिश हो गई, सड़क आप देखते हो, सबसे अच्छा उदाहरण आपको सड़क का दिख रहा है। मान लो ये सड़क है, सड़क है, ठीक है। अब क्या होता है कि ये डामर की बनी होती है, चारकोल की बनी होती है। इसमें क्या होता है, तेज धूप पड़ती है, उसके बाद बारिश हो जाती है, तो क्या होता है कि इसके जो पदार्थ है टूट करके अलग होने लगते हैं। जैसे बहुत ज्यादा बारिश हो जाती है तो रोड उखड़ने लगती है। तो वही कारण है कि क्या होता है कि जब कोई पदार्थ, ये चट्टान है, इस पे क्या हो गया, मौसम जलवायु प्रक्रिया के कारण यहाँ पर क्या हो गया, इसका ये टूट गई, तो इसका अपक्षण, जैसे ये टूट करके अवसादों में तब्दील हो गई, तो छोटे छोटे टुकड़े ऐसे ऐसे अलग अलग हो गए, ऐसे ऐसे, तो ये क्या हो गए, अवसाद बन गए, ये अवसाद कहलाए टुकड़े। ये किस कारण हो रहा है, अपक्षण की क्रिया कारण हो रहा है, अपक्षण।
वेदरिंग प्रोसेस जिसको बोलते हैं, ठीक है। अपक्षण क्रिया, अवसाद बन गए। यही अवसाद जब एक स्थान से दूसरे स्थान लाए जाते हैं, यहाँ से यहाँ लाए गए, तो एक तो गुरुत्वाकर्षण के कारण लाया जाएगा, तो गुरुत्वाकर्षण के कारण जब तीव्र गति से लाया जाएगा तो इसको हम वृहद क्षरण बोल देंगे। वृहद का मतलब क्या होता है कि बड़े बड़े पत्थर, भूस्खलन जैसे देखते हो ना, तो ये सब वही है, वृहद क्षरण, ठीक है। अपक्षण कैसे हुआ? पहले आपका यहाँ पर मान लो अपक्षण हुआ, अपक्षण क्या, ये क्या हो गई, टूट गई, टूट के अवसादों में तब्दील हो गई। यही अवसाद किसके कारण? अपर्दन के कारकों के द्वारा। अपर्दन, अपर्दन के कारक कौन होते हैं? एक तो आपकी नदी जिसको हम जल कह देंगे, दूसरा क्या हो गया, पवन, तीसरा क्या हो गया, हिमनद, ग्लेशियर, चौथा क्या हो गया, समुद्री तरंग। समुद्र में जो आपको अपर्दन दिखेगा उसको हम बोलेंगे, ठीक है। तो ये चीजें आपको देखने को मिली, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि अनाच्छादन, सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर साफ करके फिर से बताता हूँ। अब क्या हो रहा है कि यहाँ पर अनाच्छादन की क्रिया हो रही है, डेनुडेशन हो रहा है। अनाच्छादन की प्रक्रिया के द्वारा क्या हो रहा है, अपक्षण हो रहा है, अपक्षण हो रहा है, अपर्दन हो रहा है और वृहद क्षरण हो रहा है, ठीक है। अब क्या हो रहा है, अपक्षण क्या हो रहा है, ये मान लो ये चट्टान है, ठीक है। तो यहीं पर मौसम में परिवर्तन के कारण ये इसकी रासायनिक संरचना और संगठन में परिवर्तन हो गया, ये छोटे छोटे टुकड़ों में तब्दील हो गई, छोटे छोटे टुकड़ों में। इसी को हम क्या बोलते हैं, अवसाद बोलते हैं, अवसाद। इसी से अवसादी चट्टान बनती है, इसी को परतदार चट्टान बोलते हैं, ठीक है। पिछली कक्षा में मैंने शायद बताया था कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना में कैसे परिवर्तन होता है, ठीक है। फिर अपर्दन, अब यही अवसाद जब एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाए जाते हैं तो किसके द्वारा ले जाएंगे, अपर्दन के कारकों के द्वारा ले जाएंगे, अपर्दन के कारकों के द्वारा ले जाएंगे। तो अपर्दन के कारक क्या होता है, जल होता है, जिसमें नदी हम कह सकते हैं, दूसरा आपका पवन हो जाएगा, तीसरा आपका क्या हो जाएगा, दूसरा पवन हो गया, तीसरा आपका हिमनद हो गया, और चौथा समुद्री तरंग हो गया, ठीक है। चौथा आपका समुद्री तरंग। ये अवसादों को एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाए जाते हैं। अब जैसे जल के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान ले जा रहे हैं, तो मान लो ये बड़ा टुकड़ा है, तो जल के द्वारा ले जाते जाते इसको भी आपस में पानी से, जल से ये जब घर्षण करेगा तो इसके टुकड़े छोटे छोटे हो जाएंगे। तभी आप देखते हो नदी जहाँ पर आरंभ होती है वहां पर आपको बड़े बड़े, आपको कभी यूट्यूब में डाल करके या नेट में देखा ही होगा, ये नदी को आसपास से देखा होगा आपने, तो आप उत्तराखंड में जाकर देखोगे तो आपको बड़े बड़े गुलास में जैसे ग्रेवल जैसे पत्थर आपको देखने को मिलेंगे। जब यही नदी आपकी समुद्र में प्रवेश कर रही होती है, नदी मुहाने पर आप देखोगे तो वहां पर आपको कीचड़ नुमा संरचना मिलेगी, क्ले मिट्टी मिलेगी, मड मिलेगा, पंख मिलेगा, ठीक है। तो ये सब क्या है, इसी से आपको देखने को मिलता है कि अपर्दन के कारक जब आपको नदी यहाँ से यहाँ तक ले जाई जा रही है तो क्या हो रहा है कि इसका भी अपर्दन हो रहा है। तो यहाँ से यहाँ तक होने में जब ये घिस करके छोटा छोटा बन गया तो ये, इसको हम अपर्दन कहेंगे। अपक्षण हो रहा है लेकिन अपर्दन का कारण हो रहा है, तो इसको अपर्दन बोलेंगे। एक ही जगह पर हो गया तो इसको अपक्षण बोल देंगे। अब एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाते समय हो गया तो इसको अपर्दन बोल देंगे, ठीक। अब जब अवृहद क्षरण क्या होता है कि जैसे ये पर्वत है, यहाँ से अगर ये कोई परत हिमनद, मान लो कि यहाँ पर ग्लेशियर है, ये ग्लेशियर क्या हो गया, मौसम में परिवर्तन। मौसम में परिवर्तन क्या हो रहा है, ग्लेशियर कैसे पिघल रहा है, टेम्परेचर बढ़ने के कारण, हमारे आपके प्रदूषण फैलाने से ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट हो रहा है, इस तरह से क्या हो रहा है कि ग्लेशियर पिघल रहा है। ग्लेशियर पिघल रहा है तो ये क्या होगा, ग्लेशियर जब पिघल करके नीचे आएगा नदियों के द्वारा पानी, तो नदियों का भी जल स्तर बढ़ेगा, तो बाढ़ जैसी घटना देखने को मिलेगी आपको, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है कि अपने साथ इसके टुकड़े को, ये इस जगह के भाग को भी तोड़ देगा, तोड़ करके नीचे ले आएगा। तो क्या होगा कि इसका भी जब नीचे लाएगा तो क्या होगा, वृहद क्षरण होगा, तो बड़े बड़े पत्थर आएंगे ना। अब अचानक जैसे कोई मान लो पर्वत है, ये भाग ये यहाँ से टूटा और नीचे आ गया तो इसको वृहद क्षरण बोलेंगे। इससे भूस्खलन जैसी संरचना आपको देखने को मिलेगी। संरचना क्या देखने को मिलेगी, तो बहुत बड़ी चीज होती, घटना होती है, इसको हम डिजास्टर मैनेजमेंट के अंतर्गत पढ़ते हैं। तो क्या होगा, अब जैसे हिमनद यहाँ से टूट करके अलग हुआ तो इस तरह से पर्वतों पर ये जैसे ऐसे संरचना बन जाती है, तो इसको भी झील का निर्माण हो जाता है। यहीं पर जो है पानी भर जाएगा तो इसको हम झील कहेंगे, हिमनद झील, ठीक है। तो ये चीज आपको समझ में मेरे हिसाब से आ गई होगी, अनाच्छादन, ठीक है। अब यहाँ पर अपक्षण, अपर्दन और वृहद क्षरण आपको देखने को मिल गया। अब ये क्या होता है कि जब अपर्दन के कारकों के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान क्या कर दिया जाता है, निक्षेपित कर दिया जाता है, तो उससे एक नई आकृति बन जाती है,
निक्षेपण कर दिया जाता है, निक्षेपित कर दिया जाता है। तो आगे हम इस चीज़ को पढ़ेंगे ही कि निक्षेपण कैसे हुआ, ठीक है। तो निक्षेपित कर दी जाती है, तो उससे भी आगे हम नदियों में जैसे विसर्प जैसी आकृति बन जाएगी, समुद्रों में समुद्री स्टैक बन जाएगा, समुद्री भृगु बन जाएगा, है ना। तो इस तरह से आपको ये आकृति देखने को मिलेगी। ये क्या बहिर्जनित संचलन के कारण हो रहा है, ठीक है। तो ये घटनाएं मैंने यहाँ पर ये चीजें आपको बहिर्जनित संचलन में नदी पवन ये कारक बता दिया, अपहरण और निक्षेपण बता दिया। तो इस तरह से ये यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा, ठीक। अब क्या है कि अब इसको जो है देखिए 7th क्लास की एनसीईआरटी है, इसलिए क्या हो रहा है ना कि 7th क्लास की एनसीईआरटी होने की वजह से इसको बहुत सरल ढंग से बताया गया बच्चों की तरह। तो बच्चों की तरह से हम ना पढ़ के मतलब इसको समझते हुए हमको यूपीएससी के अकॉर्डिंग समझना है। अब क्या कह रहा है कि अंतर्जात बल कभी आकस्मिक गति से, ये चीज हमने पढ़ी ली, तो कभी धीमी गति से, ठीक है। धीमी गति से क्या हो रहा है, दीर्घकालिक प्रभाव होता है। दीर्घकालिक प्रभाव कारण क्या होता है, पर्वत पठार मैदान का निर्माण होता है। आकस्मिक गति के कारण भूकंप ज्वालामुखी और भूस्खलन जैसी घटना देखने को मिलती है। भूकंप और ज्वालामुखी आकस्मिक गति के कारण होते हैं, ठीक है। ये चीज आपको देखने को मिलेगी समझ में। ज्वालामुखी क्या होता है कि अंदर ये पदार्थ है, मान लो ये पृथ्वी है, ज्वालामुखी आपको होता है ये आपकी चट्टान है। अब क्या होगा, गर्म गलित पदार्थ, अब क्रस्ट है, मेंटल है, कोर। कोर में ये आपकी तरल अवस्था में है ऊपर कोर, आउटर कोर, ये आपका इनर कोर है, ये ठोस अवस्था में। तो मेंटल में ही, मेंटल से ऊपर की परतों में ये घटना देखने को मिलेगी। तो गर्म गलित पदार्थ क्या होगा, जब इसका प्रेशर कम होगा, टेम्परेचर अधिक होगा, तो ये पदार्थ क्या होगा, ऊपर की ओर ऊर्ध्वाधर ऊपर जाएगा। तो जैसे ऊपर जाएगा तो ये क्या होगा, इससे विस्फोट होगा। तो ये जो गर्म गलित पदार्थ बाहर आएगा तो मैग्मा कहलाएगा, लावा कहलाएगा, सॉरी लावा कहलाएगा, ठीक। यहाँ पर क्या होगा, क्रेटर, झील का निर्माण होगा, क्रेटर का स्थापना होगी। यहाँ से क्या होगा, जो अंदर के पदार्थ हैं जैसे कि नाइट्रोजन, अभी हमने यूपीएससी 2024 का क्वेश्चन भी पढ़ा था, कितना सरल क्वेश्चन था। अगर आप इस एनसीईआरटी को पढ़ रहे होते, अब देखिए एनसीईआरटी पढ़ते समय हमें ये ध्यान रखना है कि जैसे अब जैसे आपने क्वेश्चन को देख लिया, तो आप अगली बार जैसे ज्वालामुखी पढ़ रहे हो, तो ज्वालामुखी के अंदर कौन कौन से पदार्थ निकलते थे, इसके बारे में आपको एक्स्ट्रा अलग से पढ़ना पड़ेगा। तो इसके लिए हमको एनसीईआरटी और किसी मेंटर की सहायता ली जाती है। तो मैं आपको मेंटर की तरह सहायता दे ही रहा हूँ, तो इस तरह से आप मुझसे सहायता लेकर के आप अच्छी तैयारी कर सकते हो। तो अंदर जो गर्म गलित पदार्थ है क्या होगा, बाहर निकलेगा, तो लावा के रूप में निकलेगा। तो इसके अंतर्गत जब लावा के रूप में बाहर निकलता है तो इसमें और भी पदार्थ निकलते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, अंदर से जो है उसका गैस, जल और ज्वालामुखी राख और ज्वालामुखी पदार्थ भी निकलता है, जिसको ज्वल खंडास भी अभी यूपीएससी ने लिखा है, ठीक है। तो इस तरह से ये जो है जब प्रेशर कम होगा, अगर प्रेशर अधिक होगा तो प्रेशर की वजह से बाहर आएगा नहीं, प्रेशर कम हो जाएगा तो ये ऊपर की सतह को तोड़ते हुए, इसको तोड़ते हुए बाहर की ओर निकलेगा। तो ये जो प्रक्रिया हो रही है इसी को हम ज्वालामुखी प्रक्रिया बोलेंगे। तो क्या कह रहे हैं, ज्वालामुखी भूपर्पटी पर खुला एक ऐसा छिद्र होता है जिससे पिघले हुए पदार्थ अचानक निकलते हैं। अब ये शब्द, ये लाइन को आप यूपीएससी मेंस में नहीं लिख सकते हो, आपको लिखना होगा अच्छे शब्दों का चयन करके। तो आप कहोगे गर्म गलित पदार्थ पृथ्वी की सतह को तोड़ते हुए जब बाहर की ओर आता है तो उसको हम, इस पूरे प्रोसेस को हम ज्वालामुखी की क्रिया बोलते हैं। देखिए कितना बढ़िया लिखा हो। तो इस तरह से आप इस्तेमाल कर सकते हो। फिर आप भूकंप आ गया, भूकंप के बारे में एक्स्ट्रा बगल में मैं जो है अलग से सेशन लेके भूकंप के बारे में समझाऊंगा। अभी एनसीईआरटी तक ही हम सीमित रहेंगे, ऐसे तो फिर भूकंप पढ़ेंगे तो फिर हमारा जो है क्लास का बहुत बड़ी हो जाएगी, ठीक है। और जो इम्पोर्टेंट है उसको पढ़ेंगे। अब ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए हम इसको बहुत समय कम देकर के जल्दी जल्दी पढ़ के निकल लेंगे, ठीक है। तो स्थल मंडलीय प्लेट की गति करने पर पृथ्वी की सतह पर कंपन होता है। अब देखिए जहां जहां ज्वालामुखी घटना होगी वहां पर भूकंप भी होगा, लेकिन जहां जहां भूकंप आएगा वहां जरूरी नहीं कि ज्वालामुखी क्रिया हो। अब जैसे महाद्वीपीय प्लेट टकरा गई तो क्या हो गया कि यहाँ पर महाद्वीपीय टकराई तो भूकंप आ गया, लेकिन जब ये प्लेट टकरा के अंदर जाएगी तभी तो मैग्मा बाहर आएगा, और जब यहाँ पर टकरा के मैग्मा बाहर ही नहीं आएगा तो ज्वालामुखी क्रिया नहीं हुई, लेकिन भूकंप तो आया, ठीक है। तो जैसे हिमालय जैसी जो हिमालय है उसका निर्माण जो हुआ तो आपस में टकराते हैं, तो ज्वालामुखी क्रिया तो हमको हिमालय क्षेत्र में नहीं देखने को मिलती ना, लेकिन भूकंप हमेशा आते हैं। काठमांडू का भूकंप आप सुनते रहते हैं। तो फिर यहाँ पर दे रहा है कि स्थल मंडलीय प्लेटों की गति करने पर पृथ्वी की सतह पर कंपन होता है। यह कंपन पृथ्वी की चारों ओर गति कर सकता है, जैसे यहाँ पर है ये भूकंप मूल है, अब यहाँ भी आ सकता है, 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 चारों ओर गति कर रहा है ना, इसी कंपन को हम भूकंप कहते हैं, ठीक। अब भूकंप को जो है अलग से सेशन लेकर के मैं समझा दूंगा। अब यहाँ पर हमें इसको समझने का प्रयास करते हैं। अब क्या होता है कि जैसे ये नीचे भूकंप मूल है, ये प्लेट के अंदर,
अब क्या हुआ, यहां पर कंपन हुआ तो इसको हम फोकस बोलेंगे, फोकस, ठीक, फोकस। इसको हम फोकस बोलेंगे। फोकस का मतलब उद्गम केंद्र, वह स्थान जहां भूकंप उत्पन्न होता है वह भूकंपी ऊर्जा का उद्गम केंद्र कहलाता है, ठीक। भूकंप की उत्पत्ति यही होगी। जो सबसे पहले जिस सतह पर, जो सबसे करीब, जैसे यहां से यहां तक की दूरी मान लो 90 किलोमीटर है, और यहां से यहां तक की दूरी 85 किलोमीटर है, तो यहां से यहां तक की दूरी 70 किलोमीटर है। तो सबसे पहले कहां हुआ, 70 किलोमीटर पर हुआ। 70 किलोमीटर पर क्या कर रहा है, गति कर रहा है। सबसे पहले 70 किलोमीटर पर पहले आगे कंपन हुआ तो इसको हम अधिकेंद्र बोलते हैं, एपी सेंटर, एपी सेंटर, ठीक है। भूकंपी तरंगें सभी दिशाओं में बाहर की ओर निकलती हैं। तो ये प्लेट है आपकी, प्लेट की सीमा है, सीमा आपको मैंने बता दिया, ये प्लेट ये है, एक प्लेट ये, दोनों प्लेटें क्या होगी, ये आपकी प्लेट की सीमा होगी, ठीक। भूकंपी तरंगें 3 प्रकार की होती हैं। पी तरंगें, जिसको अनुदैर्ध्य तरंगें कहते हैं, जिसको ध्वनि तरंग भी कह सकते हैं, ध्वनि, ठीक है, ध्वनि तरंग। दूसरे कलर का ले लेता हूं, ठीक है। पी तरंग अनुदैर्ध्य तरंग होती है, इसको हम ध्वनि तरंग भी कहते हैं। ये क्या होती है, तरंग की दिशा के अनुरूप चलती है। जैसे ये ऐसे तरंग इधर चलेगी तो इधर चलेगी, ऐसे चलेगी, ऐसे 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 ऐसे, तो इसको हम क्या करेंगे, अनुप्रस्थ तरंग बोल देंगे, ठीक है। अनुदैर्ध्य तरंग, अनुदैर्ध्य तरंग बोल देंगे। फिर एस तरंग कैसी होती है, अनुप्रस्थ तरंग होती है, जो लंबवत चलती है, ऐसे चलती है, ऐसे सरंग गर्त बनाते हुए, सरंग गर्त ऐसे, ठीक है। एल वेव क्या होती है, ये पी और एस दोनों का मिक्सर होता है, इसको लव तरंग भी बोलते हैं। ये आपको सतह पर देखने को मिलेगा, ऐसे सतह पर देखने को मिलेगा, और सबसे ज्यादा विनाशकारी तरंग यही होती है, ठीक है। एल वेव सबसे ज्यादा विनाशकारी तरंग होती है, इसको पृष्ठीय या सरफेस तरंग भी बोलते हैं। इन तरंगों के गुणधर्म विश्वकोश से ज्ञात करने का, ठीक है। ये तो आप, तो पी तरंग क्या होती है, पी तरंग जो होती है ये आपकी सभी माध्यम में गमन करती है। मैं यहाँ पर इसी से जो है बताने का प्रयास कर रहा हूँ, बाकी अलग से मैं भूकंप को बताऊंगा, तो यहाँ पर आपको जितनी जरूरत आप उतना समझिए, ठीक है। क्या हो रहा है कि जैसे सरफेस है, तो क्या हो रहा है कि ये पदार्थ मान लो ये कोर है आपका, सॉरी यहाँ पर ना समझते हुए अलग से बताता हूँ मैं, नहीं तो जो आया है वो भी अलग से चला जाएगा। अब क्या हो रहा है, जैसे कि ये आपकी पृथ्वी है, ठीक है। ठीक, ये आपकी सतह है, इसके अंतर्गत ये एक सतह हो गई आपकी, मेंटल बन गया, ठीक है। ये आपकी कोर हो गई, ये आउटर कोर हो गई, ठीक है। ये आपकी क्रस्ट है, ठीक, ये आपका मेंटल है, ये आपका कोर है, कोर का ये बाहरी भाग हो गया आउटर कोर, ये आपका इनर कोर, ठीक है। तो ये क्या है, तरल अवस्था में। तो क्या होगा कि जो पी वेव है, वो पी वेव आपको बता दिया मैंने, अनुप्रस्थ तरंग होती है, ये सभी माध्यमों में गमन करती है, ठोस द्रव में भी गमन कर जाती। तो पी वेव ऐसे आपको अंदर प्रवेश करेगी, जैसे जैसे प्रवेश करेगी ऐसे प्रवेश करती जाएगी। तो तरल माध्यम में क्या होगी, ठोस माध्यम में तो बहुत तीव्र गति से कंपन करेगा, मतलब कि इसकी तीव्रता क्या होती, कम होती, लेकिन गति अधिक होती। पी वेव की तीव्रता जो है कम होती है, तीव्रता कम होती है और गति अधिक होती है। तीव्रता आपको इंटेंसिटी आपको मैं बता दूं, जैसे कि आपने 2 बल्ब जलाए, एक बल्ब ये जलाया, एक बल्ब आपने ये जलाया, इस बल्ब की रोशनी आपको दूर तक फैल रही है, बहुत तेज है, इस बल्ब की रोशनी बहुत धीमी है, तो इसकी तीव्रता क्या होगी, इसकी ज्यादा होगी, तीव्रता इंटेंसिटी ज्यादा होगी, इसकी क्या हो गई, धीमी हो गई, ठीक है। बस यही है तीव्रता। तीव्रता का मतलब प्रभावित कर रहा है, जैसे एस पी वेव जो होती है उसकी तीव्रता कम होती है तो वो कम विनाशकारी होती है, ठीक है। तो पी वेव जैसे अंदर गया तो सभी माध्यम में गमन करता था, जैसे ये आपको गया तो ये मेंटल तक तो आपको ठोस अवस्था में, तो यहाँ पर गमन कर रही है आराम से। अब फिर इसके तरल अवस्था में जैसे प्रवेश करी तो इसकी गति जो है ना धीमी हो गई, धीमे धीमे चलने लगी, ऐसे गायब भी होगी हल्की सी, लेकिन जैसे आगे ठोस में आई, इनर पार्ट कैसा ठोस है, तो इसकी गति फिर तेज गति से पड़ गई। तो ये क्या है कि पी वेव जो है सभी माध्यम में गमन करती है ये, लेकिन तरल वाली इस माध्यम में
ये आपका जो है ये पार्ट है, ये पार्ट। तो पी वेव इस तरल वाले माध्यम में गमन गायब हो जाती है। तो पी वेव गायब क्या होता है, ये गति उसकी वृद्धि के दर जो है कम हो जाता है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, पी वेव। यहाँ पर पी वेव का शैडो जोन है, पी वेव का शैडो जोन। शैडो जोन का मतलब क्या होता है, शैडो जोन का मतलब उस जगह पर पी वेव या कोई भी वेव दिख नहीं रही है, गायब हो गई है। अब एस जो वेव है, एस जो वेव है, एस वेव जैसे अंदर प्रवेश करेगी ऐसे, तो क्या करेगी कि ये तरल माध्यम में बिल्कुल गायब हो जाएगी। तो ठोस माध्यम में चलती, लेकिन उसके बाद ये दिखाई नहीं दी। तो यहां से यहां तक का, यहां से यहां तक का क्षेत्र, ये पूरा कैसा क्षेत्र है, एस वेव का शैडो जोन है, एस वेव का शैडो जोन है। मतलब यहां पर एस वेव दिख ही नहीं रही। जैसे कि मैं जो है, मैं और मेरा दोस्त दो हैं, ठीक है। यहां से गए, ये यहां पर मान लो एक दुकान है, ठीक है। मैंने कहा कि यहाँ पर हमको मिलना, मैं यहाँ से निकला, ये यहाँ से निकला, बीच में गली है, इस गली से ये गया। अब ये क्या हो गया, यहाँ से गायब हो गया, पता नहीं कहाँ चला गया। मैं यहाँ के देख रहा हूँ, तो ये क्या हो गया, इसका शैडो जोन हो गया, यहाँ दिख ही नहीं रहा है, ठीक है। तो इसी को शैडो जोन होता है, मतलब जो चीज़ दिखे ना, ठीक है। कुल मिला के बात ये है। तो यहाँ तक मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा। तो अब क्या होता है कि हमने ये, अभी यही सबसे प्रामाणिक अध्ययन भी माना जाता है। भूकंप पर आधारित जो अध्ययन है सबसे प्रामाणिक इसलिए माना जाता है क्योंकि पी वेव अंदर तक गई, सभी माध्यम में गमन करती है। एस वेव गमन सभी माध्यम में नहीं करती है, केवल ठोस माध्यम में गमन करती है। तो हमने ये अर्थ निकाला इसका अध्ययन को, जो हमने निष्कर्ष निकाला कि जो अंदर के जो पदार्थ है, आउटर कोर के जो पार्ट है, गुटनबर्ग से लेमैन तक के पार्ट जो हैं, वो कैसी अवस्था में, तरल अवस्था में। अब अंदर तो हम गए नहीं, पृथ्वी के अंदर तो प्रवेश कर नहीं पाए। तो जब हम पृथ्वी के अंदर प्रवेश नहीं कर पाए तो अनुमान के आधार पर अध्ययन किए गए। तो सबसे ज्यादा अनुमान के आधार पर जो अध्ययन सबसे ज्यादा प्रमाणिक माना गया है वो भूकंप पर आधारित और ज्वालामुखी पर आधारित माना गया है, ठीक है। बाकी घनत्व पर, तापमान और दाब पर आधारित अध्ययनों को इतना महत्व नहीं दिया गया, वो मैंने अलग कक्षा में बताया हुआ है। तो इसलिए जो आपको एस वेव और पी वेव, अब देखिए इससे ज्यादा कंपन क्या होगा, एस वेव के बाद एल वेव जो होती है उसका कंपन वो पृथ्वी की सतह पर होता है, क्रस्ट पर होता है। तो सबसे ज्यादा क्रस्ट मेंटल पर देखने को मिलेगा। इसलिए सबसे ज्यादा प्रभावित कौन करता है, एल वेव करती है, इसको लव वेव भी बोलते हैं। तो आपको ये समझ में आ गया। तो एस तरंग, पी तरंग कैसी है, ध्वनि तरंग है। पी वेव के बारे में हमने क्या होगी, तीव्रता कम, गति अधिक हो गई। और क्या हो गया, ये ध्वनि तरंग के समान है, ध्वनि तरंग के समान है, ठीक। एस वेव के बारे में, एस वेव की तीव्रता क्या है, पी वेव से अधिक है, पी वेव से अधिक है। और सबसे अधिक तीव्रता किसकी, एल वेव की। और गति, गति का मतलब ज्यादा दूर तक नहीं जाती, गति सबसे कम। एस वेव की तीव्रता पी वेव की तीव्रता से अधिक है, लेकिन गति पी वेव की तीव्रता से कम है। पी वेव की से गति इसकी जो है पी वेव से कम है। तो सबसे अधिक गति किसकी है, पी वेव की। फिर उससे कम गति किसकी, एस वेव की। फिर उससे कम गति एल वेव की। लेकिन पी वेव की तीव्रता सबसे कम, एस वेव की तीव्रता उससे थोड़ी अधिक, और सबसे अधिक तीव्रता किसकी है, एल वेव की। सबसे ज्यादा विनाशकारी एल वेव होती है, ठीक है। और एस वेव जो है वो सभी माध्यम में गमन नहीं करती, केवल ठोस माध्यम में करती है। पी वेव क्या होती है, सभी माध्यम में गमन करती है। इसको हम ध्वनि तरंग के समान होती है। एस तरंग कैसी है, आपकी अनुप्रस्थ तरंग है। पहली बात तो अनुप्रस्थ के साथ क्या है, जल तरंग भी है, इसको हम कह सकते हैं, और प्रकाश तरंग भी कह सकते हैं, प्रकाश तरंग के समान होती है। और पी वेव क्या होती है, ध्वनि तरंग के समान होती है, अनुदैर्घ्य तरंग होती है, ठीक। तो यहां तक आपको भूकंप पर लगभग मैंने भूकंप के बारे में बता ही दिया पूरी तरह से, ठीक। अब आगे पढ़ते हैं। अब देखिए ये भविष्यवाणी ये सब चीजें तो ठीक है, चलो मैं बता ही देता हूं। अब क्या हो रहा है कि हाँ, यद्यपि भूकंप की भविष्यवाणी संभव नहीं बिल्कुल, लेकिन यदि हम पहले से तैयार हों तो इसके प्रभाव को निश्चित रूप से कम किया जा सकता है। बिल्कुल सही है। स्थानीय लोग कुछ सामान्य तरीकों से भूकंप की संभावना का अनुमान लगाते हैं, जैसे जानवरों के व्यवहार में, जैसे कुत्ते वगैरह को आप देखोगे, सांप को देखोगे, तो आपको देखने मिलेगा बहुत जो पुराने लोग होते थे वो इन्हीं सब चीज़ों, क्योंकि उनके पास कोई तकनीकी नहीं थी, लेकिन वो लोग इन्हीं सब चीज़ों से, इन चीज़ों का आप समय मतलब धूप को देख करके बता देते थे, परछाई के आधार पर, शैडो के आधार पर बता देते थे कि कितना बजा हुआ है, टाइम कितना। तो पुराने लोग इस तरह थे। तो स्थानीय लोग, अभी भी बहुत सारे आदिवासी लोग ऐसे हैं जो इस तरह की अनुमान लगा लेते हैं।
तो ये क्या है, मछली को उत्तेजना से सांपों की धरातल पर आने पर, ये सब चीज़ें। अब भुज पर जो भूकंप आया तो उसके बारे में दिया हुआ है। ठीक, तो ये आप समझ गए होंगे मेरे हिसाब से। फिर आपको देखिए यहाँ पर बताया गया है, भूकंप का मापन एक यंत्र से किया जाता है जिसे भूकंप लेखी कहते हैं, जिसको सिस्मोग्राफ बोलते हैं। ठीक है, सिस्मोग्राफ। तो ये क्या होता है, ये देखिए यहाँ पर चित्र दिखा है, सिस्मोग्राफ, भूकंप लेखी। अब भूकंप की तीव्रता कौन बताता है, रिक्टर स्केल। तो लोग बहुत सारे सिस्मोग्राफ और रिक्टर स्केल के बारे में नहीं जानते हैं, तो ये आप जान लीजिएगा। ठीक है, अब क्या हो रहा है, मुख्य स्थलाकृतियां। अपक्षयण अपर्दन आपको बताई दी नामक दो प्रक्रिया या प्रक्रम, इसको प्रक्रिया ही पढ़ो, द्वारा दृश्य भूमि लगातार विघटित होती रहती है। पृथ्वी की सतह पर शैलों के टूटने से अपक्षय की क्रिया होती है। अब देखिए, अपक्षयण, अपर्दन और बृहद क्षरण। अपक्षयण को क्या कहते हैं, स्थैतिक क्रिया, स्थैतिक क्रिया, क्योंकि ये एक ही जगह पर हो रही है। और अपर्दन क्या हो रहा है, एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाया जा रहे हैं अवसादों को। अपक्षयण के द्वारा टूट फूट गए, अपर्दन के द्वारा भी टूट फूट गए पदार्थ या मटेरियल, मेटल, कुछ भी, तो वो क्या होगा, एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाए जाएंगे। तो ये किसके द्वारा, अपर्दन के द्वारा ले गए। बृहद क्षरण में भी बड़े बड़े खंड टूट करके ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण नीचे आते हैं। तो क्या होता है, इनको क्या बोलते हैं, अपर्दन और बृहद क्षरण गत्यात्मक क्रिया है, गत्यात्मक क्रिया। ठीक है, गत्यात्मक क्रिया का मतलब एक स्थान से दूसरी जगह पर हो रहा है। ठीक, आपको यहां तक समझ में आगे, स्थैतिक क्रिया और गत्यात्मक क्रिया। विघटित होती रहती है। पृथ्वी की सतह पर शैलों के टूटने से अपक्षय क्रिया होती है, आपको बताई दी है। भूदृश्य पर जल, पवन एवं हिम जैसे विभिन्न घटकों के द्वारा होने वाले क्षय को अपर्दन कहते हैं। आपको पता, सब कुछ बता दिया मैंने अच्छे से। वायु, जल आदि अपर्दित पदार्थों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते हैं और फलस्वरूप एक स्थान पर निक्षेपित करते हैं। अपर्दन एवं निक्षेपण की ये प्रक्रिया पृथ्वी के धरातल पर विभिन्न स्थलाकृतियों का निर्माण करती है। बिल्कुल सही, अभी आपको हम देखेंगे भी कि मान लो यहाँ पर ये हिमनद थी, यहाँ पर ये टूट करके नीचे आ गई, जैसे बृहद क्षरण का नीचे आ गई, तो यहाँ पर जो गड्ढा हो गया, तो वहाँ पर क्या हो सकता है, झील का निर्माण हो जाए और वो पर्यटक स्थल भी बन सकता है। तो ये क्या होगी, इस विभिन्न स्थलाकृतियां बन गई। तो ऐसे अपक्षयण आपको अपक्षय बताई दिया, अपर्दन बताई दिया, निक्षेपण आपको बताई दिया कि अपर्दन के कारकों के द्वारा अवसादों को एक स्थान से दूसरे स्थान जब ले जाया जाता है तो क्या होता है, एक स्थान पर निक्षेपित कर दिया जाता है, तो इसको निक्षेपण बोलते हैं। ठीक है, विसर्प नदी में देखने को मिलेगा, चाप झील आपको वहीं नदी में देखने को मिलेगा। अवसाद, यही जो छोटे छोटे टुकड़े अपक्षयण के कारण होते हैं, इनको अवसाद कहते हैं। तटबंध, वितरिका, डेल्टा आगे मैं बता ही रहा हूँ। ठीक है, तो ये चीज तीन शब्दावली मैंने बता दी, ये और ये तीन चार, बाकी चीजें आगे बता दूंगा। ठीक, ये देखिए अगला चित्र में इसका लगाया हूँ, एनसीईआरटी के ही हैं सारे चित्र। तो ये देखिए क्या हो रहा है कि ये जो नदी बह रही है, यहाँ से ये जो है इस तरह से आपको बह करके नीचे आ रही है, तो ये क्या हो रहा है, ये तटबंध है, ये ऊंचा स्थान है नदी से, तो ये इसके ऊपर क्या होता है, पानी इसी नीचे बहता है। और जब कभी कभी क्या होता है कि तट को तोड़ते हुए या तट से बाहर पानी आने लगता है, तो इसी को हम कहते हैं बाढ़। कहीं पर अभी जैसे देख रहे हो ना, कई जगह पर बाढ़ आई हुई है। फिर क्या हो रहा है कि नदी, क्या होता है कि नदी जो है अपने साथ क्या आती है, बहुत सारे पदार्थों को, अपर्दन के कारकों के द्वारा, नदी जल है तो सीधे अपर्दन अवसादों को लेकर के आएगी नदी जल, तो जो अवसादों को लेकर के ऐसे करके यहाँ पर इकट्ठा करेगी कोने पे, तो जो इकट्ठा कर रही है ना, तो इसको यहाँ पर क्या होगी, नदी मुड़ गई, तो ये क्या हो गया, विसर्प हो गया। ठीक, फिर क्या होगा, जैसे इसको यहाँ पर निक्षेपित कर रही है अपर्दन के कारकों के द्वारा अवसादों को एक स्थान पर निक्षेपित कर रही है। ठीक है, यहाँ पर स्थापित, ये करते 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 ये कैसे टूट गया और नदी यहाँ से यहाँ जुड़ गई ऐसे, तो ऐसे बहने लगी, अब ऐसे करके बह रही है। तो ये जो कट गया पार्ट, ये इस तरह की आकृति बन गया, तो इसको हम क्या बोलेंगे, चाप झील। ठीक है, तो विसर्प, तटबंध आपको समझ में आ ही गया। ठीक है, तो ये तीन आकृतियां आपको समझ में आ गई। अब क्या होगी, मुख्य नदी, कोई नदी है, मान लो गंगा है, तो कई भागों में वितरित हो गई, तो इसको वितरिका, उसकी छोटी छोटी जो है सहायक नदी टाइप की है, उसके क्षेत्र को वितरिका बोल देंगे। नदी जब अपने मुहाने पर आएगी, मुहाने का मतलब समुद्र है ये, और नदी बहते हुए समुद्र को जैसे टच करेगी तो वहां पर डेल्टा का भी निर्माण होता है। ठीक है, जल डमरू मध्य बनाएगी,
इस तरह से, ठीक है, ठीक है, डेल्टा का भी निर्माण करेगी। अब एक प्रश्न यहाँ पर बनता है कि भारत की जो नदियाँ हैं, भारतीय नदियाँ, पूर्व की ओर बहने वाली भारतीय नदियाँ डेल्टा का निर्माण करती हैं, लेकिन पश्चिम की ओर, ये मेंस में आया क्वेश्चन है, डेल्टा का निर्माण करती है लेकिन पश्चिम की ओर बहने वाली नदियाँ डेल्टा का निर्माण नहीं करती, ऐसा क्यों? ये प्रश्न आप अगर कर सकना तो मुझे बताना, ठीक है। अब ये नई स्थला करती है, आपको देखने को मिली जलप्रपात। अब क्या होता है कि जैसे ये पठारी क्षेत्र है, अब ये क्या है, पठारी क्षेत्र, समतल क्षेत्र है। अब यहाँ से जो पानी जल नदी के रूप में बहता हुआ जैसे आएगा ऊपर और नीचे सीधे गिरता है, क्या होता है, ऐसे है ये ऐसे इस तरह करती है, तो ऐसे पानी ऐसे ऐसे जल बहते हुए सीधे नीचे गिर रहा है, तो इस तरह से गिरने वाले जल को प्रपात बोलते हैं, जलप्रपात, ठीक। अब ये क्या है, ये जो सैल है, कठोर सैल है, जल की शक्ति द्वारा काटे गए मृदु सैल। अब ये सैल जो है, जल तेज गति से जब आता है, उसमें तेज गति से आता है तो इन सैलों को काट देता है, तो ये सैल भी टूट करके इन्हीं जल के द्वारा बह करके निकलते हैं और एक जगह पर जाकर निक्षेपित कर दिया जाता है, वहाँ पर भी कोई ऐसी आकृति दूसरी प्रकार की बना दी जाती होगी। तो ये कटान होता ही रहता है एक स्थान से दूसरे स्थान, ठीक है, तो नेचुरली है। फिर कह रहा है विश्व में हजारों छोटे जलप्रपात हैं, बिल्कुल बहुत सारे होंगे। सबसे ऊंचा जलप्रपात दक्षिण अमेरिका के वेनेजुएला का एंजल जलप्रपात है, दक्षिण अमेरिका का है। अन्य जलप्रपात उत्तरी अमेरिका में कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका की सीमा पर स्थित नियाग्रा जलप्रपात, ठीक है, तो नियाग्रा हो गया, एंजल हो गया, और अफ्रीका के जाम्बिया और जिम्बाब्वे की सीमा पर स्थित विक्टोरिया जलप्रपात। तो इन तीनों को जो है आप एटलस उठाना और मैप पे देखना, देख करके कमेंट करना कहाँ कहाँ पर है, ठीक है। इससे क्या होगा कि मैपिंग आपकी तैयारी हो जाएगी। मैपिंग हो सकता है अगली बार कोई ऐसी घटना इन क्षेत्रों में हो जाए तो यूपीएससी प्रश्न भी बना दे, तो यहीं से सॉल्व हो जाएगा प्रश्न। अब क्या हो रहा है कि निक्षेपण, अब देखिए बहिर्जनित संचलन के कारण क्या हो रहा है कि अपर्दन, अपक्षण और बृहच्छरण हो रहा है और निक्षेपण भी हो रहा है। तो ये क्या हो रहा है कि जल तरंग के द्वारा, अब जैसे ये समुद्री तरंग है, ये क्या हो रहा है कि समुद्री तरंग है, तो क्या हो रहा है, समुद्री तरंग भी तो चल रही है। जो समुद्री तरंग यहाँ से आकर, अब ये क्षेत्र, ये मान लो एक पत्थर है बड़ा सा, अब समुद्री तरंग इस पे आकर बार बार ठोकर मार रही है, इसे यहाँ पर लड़ रहा है, ये जा रहा है, ये जा रहा है, ये तो यहाँ पर एक गुफानुमा संरचना बन गई, तो इसको समुद्री गुफा कह दिए। अब जब ये ठोकर मारते 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 बिल्कुल आर पार दिखने लगा, मतलब यहाँ से पानी जा रहा है, उधर से निकल जा रहा है, तो ये क्या हो गया, समुद्री मेहराब जैसी संरचना बन गई। ये मेहराब ही तो है ये। अब ये ठोकर मारते 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 ये कभी बहुत तीव्र गति से है तो ये धीरे धीरे टूट जाएगा, ये टूट करके अलग हो जाएगा ये, तो ये जो अलग होकर एक आकृति बन गई तो इसको स्टैग बोल देंगे, ठीक है। तो ये इस तरह की आकृतियां बनती रहती हैं, इसके बारे में और हम पढ़ रहे। समुद्री तरंग के कार्य, तरंग, अब ये क्या है, बहिर्जनित संचलन के कारण ऐसा हो रहा है, ठीक है। अपर्दन के कारकों में एक क्या, समुद्री तरंग है। अपर्दन के कारकों में एक क्या है, समुद्री तरंग है। समुद्री तरंग के कारक में कौन कौन सी स्थलाकृतियों का निर्माण हो रहा है, तो वो हम पढ़ रहे हैं। तो ये एनसीईआरटी में ही आपको मिलेगा, बहुत सारी बुक में ऐसा नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये स्टैक है, यहीं पर पढ़ लो, जितनी हमें एनसीईआरटी में इंफॉर्मेशन उतनी पर्याप्त है। इस तरह से जब कभी टेक्स्ट बुक पढ़ो तो उससे कुछ इन्फॉर्मेशन निकाल लो, बस कॉन्सेप्ट आपका यहीं क्लियर हो जाएगा। समुद्री तरंग के अपर्दन एवं निक्षेपण तटीय स्थलाकृतियां बनाते हैं। तट, अब तट क्या होता है, तटबंध अभी हमने पढ़ा, ये समुद्र है, अब इसके किनारे यहाँ पर बीच, यहाँ पर आप देखते हो बीच वगैरह तो वहां पर आपको देखने को, तो ये जो समुद्र है यहाँ पर इसके स्थान पर तो तटीय स्थलाकृतियां बनाते हैं। समुद्री तरंगे लगातार सैलों से टकराती रहती हैं, जिससे दरार विकसित होती है, ठीक है, आपको देखने में। समय के साथ ये बड़ी और चौड़ी होती जाती है, इनको समुद्री गुफा कहते हैं। इन गुफाओं के बड़े होते जाने पर इनमें केवल छत ही बचती है, जिससे तटीय मेहराब बनते हैं, आपको बताई दी है। लगातार अपर्दन छत को भी तोड़ देता है और केवल दीवार बचती है। दीवार जैसी इन आकृतियों को स्टैक कहते हैं। यूपीएससी प्रश्न बना सकता है। स्टैक एक ऐसी आकृति है या ऐसी कोई प्रश्न बनाएगा कि तटीय लिख देगा, तटीय मेहराब। अब देखो समुद्री गुफा नहीं लिखेगा क्योंकि समुद्र से आप समझ जाओगे। एवं स्टैक जैसी आकृतियां कहाँ देखने को मिलती हैं, निम्नलिखित में समुद्र में, नदी की तट पर, इस तरह से। अब जब आप एनसीईआरटी बेसिक चीजें नहीं पढ़ोगे तो फेल हो जाओगे। एक दो स्टेटमेंट अलग रख देंगे, लेकिन दो स्टेटमेंट तो आपने पढ़ लिए, तो कहीं ना कहीं क्वेश्चन सॉल्व करने की स्थिति में आप आ जाओगे। फिर क्या रहा, समुद्री जल के ऊपर लगभग ऊर्ध्वाधर उठे हुए ऊंचे शैली तटों को समुद्री भ्रग कहते हैं। अब देखिए जैसे ये महासागर है, अब ये आपका तट है,
ठीक है। तो ये क्या हो रहा है कि जो समुद्र से जो है तट को तोड़ते हुए जो कुछ समुद्र तरंगें जो है कुछ पदार्थों को, कुछ मटेरियल को लेकर के यहाँ पर निक्षेपित कर देती है, तो धीरे धीरे क्या होता है, ये ऐसे उलट करके इस तरह की आकृति बन जाती है, समुद्री भ्रग। तो इसको समुद्री भ्रग कहते हैं। जो यहाँ पर निक्षेपित करते हैं इसको पुलिन भी बोलते हैं। समुद्री तरंगें किनारों पर अवसाद जमा कर समुद्री पुलिन का निर्माण करती है। अवसाद जो जमा कर देती हैं, अवसाद यहाँ से समुद्री तरंग के द्वारा अवसाद लाए गए, यहाँ पर इकट्ठा कर दिए गए, तो ये बन गया आपका। ठीक है, आगे अब हिमनद के द्वारा भी अवक्षरण होता है, अपर्दन होता है, तो हिमनद के बारे में पढ़ लेंगे। हिमनद के कारण, हिमनद अथवा हिमानी बर्फ की नदियां होती हैं। हिमनद अपने नीचे की कठोर चट्टानों से गुलास्मी मिट्टी और पत्थरों को अपरदित कर देती है, और गुलास्मी मिट्टी और पत्थरों से भूदृश्य का अपर्दन करती है। हिमनद गहरे गर्तों का निर्माण करती हैं। पर्वतीय क्षेत्र में बर्फ पिघलने से उन गर्तों में जल भर जाता है और वे सुंदर झील बन जाती है। बिल्कुल सही, आप देहरादून वगैरह में और बहुत से शिमला वगैरह में आप देख सकते हैं इन तरह की घटनाओं को। ठीक है, हिमाचल प्रदेश वगैरह, कश्मीर वगैरह में हिमनद के द्वारा लाए गए पदार्थ जैसे छोटे बड़े सैल, रेत एवं तलछट मिट्टी निक्षेपित होते हैं। ये निक्षेप हिमनद हिमोड़ कहलाते हैं। ठीक, तो ये आपको समझ में यहाँ तक आ गया होगा। यही चीज आपको रेत में देखने को मिलेगी, अपर्दन और उसके कारण पवन के कारण भी देखने को मिलेंगे। तो रेगिस्तान में पवन अपर्दन निक्षेपण का प्रमुख कारक है। बिल्कुल सही है, रेगिस्तान में पवन जो होता है वो अपर्दन का कारक होता है। ठीक है, अपर्दन के कारक में पवन, तो रेगिस्तान में आपको पवन देखने को मिलेगी। पवन भी जैसे अब ये क्या कर रहा है कि यहाँ से रेगिस्तान के जो बालू है इसको उठा करके एक जगह इकट्ठा कर दे रहा है। उठाया, बहुत तेज गति से पवन चली। आपको पता ही होगा कि रेगिस्तान कब बनते हैं, जब आपकी 25 सेंटीमीटर से भी कम की वर्षा होगी तो वहाँ पर रेगिस्तान का निर्माण हो जाता है। तो कई वर्षों की ये क्रिया होती है। तो बाह्य कारकों के प्रभाव से ऐसा हो रहा है ना। तो ये क्या हो रहा है कि ये जो है धूलकण उठाए और एक जगह इकट्ठा कर दिए, अब यहाँ पर इकट्ठा कर दिए ये, तो ये एक पहाड़ी नुमा संरचना बन गई ऐसे। तो इसको हम क्या कहते हैं, बालू टिब्बा बोल दिए, बालू टिब्बा। ठीक है, अब यही चीज क्या हो रही है, एक स्थान से उठाए गए और बिखेर दिए गए, एक स्थान पर ऐसे 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 कई जगह पर बिखर गए। तो इसको हम क्या कहते हैं, लोएस का मैदान बोल दिए। चीन में आपको देखने को मिले लोएस का मैदान। कोई आकृति नहीं, लोएस के ये आकृति अलग बन रही है, ये आपकी टिब्बा पहाड़ी जैसी आकृति बन गई। ठीक है, तो यहाँ तक आपको मैंने समझा दिया, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब ये प्रश्न है, अब प्रश्नों को आप प्लीज जो है ये प्रश्नों को आप खुद करिएगा। ठीक है, ये प्रश्न आप खुद करिएगा। नदी जब मैदानी भागों में प्रवेश करती तब वह मोड़दार मार्ग पर बहने लगती। नदी की इन बड़े मोड़दार मोड़ों को क्या कहते हैं, विसर्प बोलते हैं। ठीक है, कराई देता हूँ मैं प्रश्न, आपको लगेगा जैसे सीक्वेंस में चल रहा है। ठीक है, पृथ्वी का स्थल मंडल अनेक प्लेटों में विभाजित है। तो ये प्लेटें हमेशा धीमी गति से चारों ओर घूमती हैं। ठीक है, पृथ्वी के अंदर पिघला हुआ मैग्मा वृत्तीय रूप में घूमता रहता है। अब इनमें से कौन सा कथन सही है आप करके मुझे बताना। ठीक है, अब मैं इनको बताऊंगा नहीं, देखिए ये सब छोटे छोटे प्रश्न है, ये खुद भी सॉल्व कर लोगे आप, इसमें बेवजह टाइम नहीं व्यर्थ करेंगे। नदी जब मैदानी भागों में प्रवेश करती तब वह मोड़दार मार्ग पर बहने लगती। नदी की इन बड़े मोड़ों को क्या कहते हैं। ठीक है, नदी द्वारा चार झील का निर्माण किया जाता है। ये कहाँ पर होता है, पहाड़ी भागों में होता है कि मैदानी भागों में होता है कि तटीय भागों में होता है। ठीक है, फिर निम्नलिखित में से कौन सी तटीय स्थलाकृतियां समुद्री तरंगों के द्वारा बनाई जाती हैं। समुद्री गुफा, तटीय मेहराब, स्टैक, प्रभु, ये सब यूपीएससी में पूछ सकता है इस तरह के प्रश्न उठा करके। अब देखिए 2024 का प्रश्न है, इसको मैं करा देता हूं। अब देखिए जब ज्वालामुखी, देखिए क्या होता है कि ये मान लो ये आपकी पृथ्वी की सतह है। अब क्या हो रहा है कि ये क्रस्ट है, ये आपका मेंटल है, ये आपका इनर कोर है, ये आपका आउटर कोर है। ठीक, तो ये आउटर कोर गर्म गलित पदार्थ है। यहाँ पर क्या हो रहा है कि यह तरल अवस्था में, ये आपकी तरल अवस्था में है। बाकी ऊपर मेंटल तक के पदार्थ आपकी ठोस अवस्था में। यहाँ से यहाँ तक का क्षेत्र क्या है, 2900 किलोमीटर का क्षेत्र है। ठीक है, इसके नीचे का क्षेत्र जो यहाँ पर कोर है, ये आपको ये देखिए। ठीक है, तो ये कोर है, ये आउटर कोर, ये कोर। तो ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी कितनी, लगभग 3500 किलोमीटर के आसपास है। ठीक है, तो इसकी कोर की जो त्रिज्या 3500 है और कोर मेंटल से लेकर के ऊपर तक की त्रिज्या 2900 किलोमीटर का क्षेत्र है। और इसकी टोटल कितनी होगी त्रिज्या, 6500 किलोमीटर।
6371 या 41 ऐसे दिया, लेकिन 65 मान सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पर मैं इसको समझाता हूँ। तो क्या होता है कि जैसे मेंटल है ये, तो मेंटल पर क्या होता है कि गर्म गलित पदार्थ जब अंदर से अंदर की सतहों को, अंदर की परतों को तोड़ते हुए बाहर आता है तो क्या होता है, ज्वालामुखी की क्रिया होती है। तो अंदर का मैग्मा, जब अंदर का जो मैग्मा है, अंदर का जो मैग्मा है वो क्या हो गया, बाहर आ गया, ये, ठीक है, ये, तो इसको हम क्या कह देंगे, लावा कह देंगे। ये क्या हो गया, लावा, मैग्मा। अब देखो स्थिति बदल गई तो नाम बदल गया, यहाँ पर मैग्मा था, यही ऊपर आ गया तो लावा। अंदर से जब ये विस्फोटक होता है तो अंदर से क्या निकलते हैं, ज्वल खंडास्मि। ये यहाँ पर शब्द दिया था, इससे पहले मैं भी नहीं जानता था इस शब्द को, लेकिन यहाँ पर पायरोक्लास्टी दिया था, इससे समझ में आ जाता है। तो इसको ज्वल खंडास्मि शब्द है, ये जटिल शब्द है, इनको इंग्लिश से ही आपको सीखना पड़ेगा, इंग्लिश जरूर आप पढ़िए इनकी। तो इतनी इंग्लिश तो जनरल इंग्लिश आनी चाहिए, आप आईएएस बनने जा रहे हैं तो इतनी इंग्लिश आनी चाहिए। फिर क्या है कि राख और धूल कण निकलते हैं, ठीक है। तो जब ऐसा क्रिया होगी तो वहां पर आपको नाइट्रोजन, अंदर जो है नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के तत्व बाहर निकलेंगे, सल्फर यौगिक निकलेंगे। इस तरह से आपको ये 4 ऑप्शन। अब यूपीएससी देखिए, अब रिजल्ट तो अभी आया नहीं यूपीएससी का, तो आंसर की अभी आई नहीं है। आंसर की जब पूरा रिजल्ट आता है तब आती है। तो अब आंसर की में क्या मानते हैं यूपीएससी, हमको उसके अकॉर्डिंग, बाकी ये हिसाब से मैंने तो जो है इसको 4 ही लगा के यहाँ पर बता रहा हूँ मैं। फिर इसके बाद जो है आपका ये है मेंस के प्रश्न। मैंने पहले भी चर्चा करी कि मेंस का प्रश्न मैं जो है यहाँ पर चर्चा करने नहीं जाऊंगा, क्योंकि ये प्रश्न मैंने इसलिए लगा दिए क्योंकि आप एनसीईआरटी की इंपॉर्टेंस को समझो। हिमालय क्षेत्र तथा पश्चिमी घाटों में भूस्खलन के विभिन्न कारणों का अंतर। हिमालय क्षेत्र में जो भूस्खलन होता है वो पश्चिमी घाट में भी पहाड़ है, ठीक है, और हिमालय क्षेत्र में भी पहाड़ियाँ दिखती हैं, ठीक। तो वहाँ पर भूस्खलन क्यों होते हैं, भूस्खलन अभी मैंने आपको पढ़ाई, तो ये बारे में आपको देखने को मिलेगा। ये आपको समझ में आ रहा होगा कि देखिए भूस्खलन तो आपने समझ लिया ना, तो इससे आप इसको कहीं ना कहीं करने का, इस प्रश्न में भले आप कुछ ना कर पाओ लेकिन कम से कम भूमिका बनाने का प्रयास करना आप। चलिए इसकी भूमिका आप बना के मुझे बताना, कमेंट में बताना कि मैंने बना ली है, तो मैं पर्सनल आपको एक नंबर दे दूंगा, आप उस पर जो सेंड कर देना, या टेलीग्राम मैंने बना ही दिया, टेलीग्राम पर भी अलाउ कर दूंगा, तो आप भेज दिया करो प्रश्न, ठीक है। फिर मेंटल प्लूम को मैंने पहले समझा ही दिया था, तो प्लेट विवर्तन की भी आपको समझ में आ ही गया होगा। अभी आगे चल के और भी हम चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर क्या है कि इसको 150 शब्द में लिख करके सिर्फ 50 शब्द में लिखना, ठीक है। इसमें अपर्दन के साथ साथ अपक्षेण भी लिख देना। अनच्छादन को बताना, अनच्छादन क्या होता है, इसके 3 पार्ट होते हैं ना, डेनुडेशन के 3 पार्ट, अपक्षेण, अपर्दन, बृहच्छरण, ठीक। फिर अलग से निक्षेपण। तो आप अनच्छादन की प्रक्रिया को बताइए। अनच्छादन बहिर्जनक संचलन कारण ऐसा होता है कि आंतरिक जनक संचलन कारण होता है, तो ये क्रिया को बताना। 50 शब्द ये हो गए। अपर्दन, इस अपर्दन को न लिख, इस क्वेश्चन को न लिख करके सीधे आप अनच्छादन को लिख लीजिए, यहाँ पर इसको करके अनच्छादन कर लीजिए, ठीक। अनच्छादन को परिभाषित करते हुए इसके प्रभाव को चर्चा कीजिए। इससे किस तरह के पर्वत निर्माण का संचलन है, कि किस तरह का संचलन है ना, इस तरह की चर्चा करते हुए कि किस तरह की आकृति का निर्माण होता है, किसके कारण कटाव होता है, समुद्री तरंग में कैसे, समुद्री सतह पर कैसी जो है स्थलाकृतियों का निर्माण होता है, तो ये सब आप इससे बता सकते हो, ठीक है फ्रेंड्स। आज हम यहीं तक ही इसको रखते हैं। इस तरह की एनसीईआरटी मेरे हिसाब से जल्दी आपको नहीं मिलेगी। इस तरह की मतलब हर डायमेंस में आपकी चर्चा करना, हर तरह से जो है चर्चा करना, जिससे आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। वेल, थैंक यू मित्रों।